हाय हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू टू दी अमेंडमेंट क्लासेस फॉर 22 एग्जाम्स। तो गाइस, these are the background material for our amendment classes, and the background material you can find in the description box, where you will get the link. You can go to the link. There is our app. इस ऐप पे फ्री बैकग्राउंड मटेरियल के नाम से देयर इज अ लिंक। हमारी ऐप है जो CMC क्लासेस की, उस पे जाइएगा। देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो। गो टू द CMC क्लासेस ऐप। देयर इज अ लिंक कॉल्ड फ्री स्टडी मटेरियल। यू कैन डाउनलोड द नोट्स। आई एम योर फ्रेंड, philosopher and guide CS Sachin Gupta, and I wish you all the best for your exams, whether you are appearing in May 22 or November 22. These amendments are relevant for you. In any exams, amendments are always very important. Any exams, amendments are very important because the paper setter always tries to bring in the amendments in the question paper so that you people keep yourself updated. तो शुरू करते हैं गाइस, पहले इनकम टैक्स अमेंडमेंट से। लेट्स स्टार्ट विद द इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स। Yes, my dear friends, income tax amendments. Let's start with them. First of all, a very important amendment is your previous year has changed. All of you who had given exams in 2021, your previous year was 2021 or assessment year was 21-22, and all of you who are going to give exams in 2022, your previous year is 21-22, assessment year is 22-23। और बच्चों, कौन सा बजट लगेगा? बजट 2021। कौन सी फाइनेंस एक्ट लगेगी? फाइनेंस एक्ट 2021। ये बात हमेशा रखिएगा याद। अगर आपने असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए ही पढ़ाई करी है फिर तो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अगर आपने प्रीवियस ईयर 2021 के लिए पढ़ाई करी है या असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए करी है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अपना ईयर चेंज करना पड़ेगा, बजट 2021 लगाना पड़ेगा और फाइनेंस एक्ट 2020। ठीक है, सारी अमेंडमेंट्स जो हैं चैप्टर वाइज मैंने क्लब की हुई हैं। आई हैव क्लब्ड ऑल दी अमेंडमेंट्स। तो मैं इनकम टैक्स से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद विल स्टडी द GST अमेंडमेंट्स इफ टाइम परमिट्स, क्योंकि मुझे लगता है इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स बहुत ज़्यादा ह्यूज है, तो अप्रॉक्सीमेटली हमारे 2 घंटे प्लस इसी में लग जाएंगे। लेट्स सी, साथ चलिएगा मेरे। और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है तो आप मुझे चैट बॉक्स में इन्फॉर्म कर दीजिएगा। आई विल आंसर योर क्वेरी। सो हाय अंजलि एंड हाय दीपक। चलिए, सो पहले तो अच्छी बात ये बता दूं, टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट, क्योंकि टैक्स कैलकुलेशन बदल जाती है बच्चों तो बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। सर वहाँ 10% था, यहाँ 20% था। तो गाइस, देयर इज नो चेंज इन द टैक्स रेट्स। जो हमारे स्लैब रेट्स हैं और जो हमारे स्पेशल रेट्स हैं वो बिल्कुल डिट्टो सेम है। यानी कि अच्छा, अमेंडमेंट्स का क्या मतलब होता है? एज कंपेयर टू अनदर ईयर। मैं ये बार बार अमेंडमेंट्स वर्ड बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो अपने आप को प्रीवियस ईयर 2021 से। तो देयर इज नो चेंज, यस माय डियर फ्रेंड्स, इन द टैक्स रेट्स, वेदर द स्लैब रेट्स, स्पेशल रेट्स, और एक सेक्शन है 115 BAC ऑल्टरनेटिव टैक्स रेट्स, वो भी सेम टू सेम, कोई बदलाव नहीं है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। लेकिन एक छोटा सा टेक्निकल चेंज है। टेक्निकल चेंज, डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स, जैसे हमारे इतने कोई क्वेश्चंस कंपनी के ऊपर नहीं आते, फिर भी डोमेस्टिक कंपनी के टैक्स रेट्स, अगर आपको याद हो, डोमेस्टिक कंपनी के 115 BA में अगर हमारी डोमेस्टिक कंपनी कवर्ड है तो 25% टैक्स रेट होता है। 115 BAA में कवर्ड है तो 22% टैक्स रेट होता है। 115 BAB में कवर्ड है तो 15% टैक्स रेट होता है। कुछ तो याद होगा। अच्छा, और कंपनी की अगर टर्नओवर
यस 400 करोड़ तक की है तो वहां पर भी 25% टैक्स रेट होता है। ये मैं डोमेस्टिक कंपनी की बात कर रहा हूं। और अगर अदर कंपनी है मेरे प्यारे बच्चों, उनका होता है 30%। हर डोमेस्टिक कंपनी के 5 टाइप के टैक्स रेट्स होते हैं। जो बच्चे सीए कर रहे हैं उनमें ये सेक्शंस हमारे सिलेबस में नहीं है। 115 बीए, बीडबलए, बीएबी, दीज आर नॉट इन द सिलेबस, बट यू शुड नो कि बीए के अंदर 25% टैक्स रेट है, बीडबलए में 22% है, ओनली फॉर एकेडमिक पर्पस, ओनली फॉर क्लैरिटी पर्पस। अब ये जो 400 करोड़ की टर्नओवर वाली कंपनीज हैं, डोमेस्टिक कंपनीज हैं, उस पर 25% का टैक्स रेट। दोबारा रिपीट करता हूं क्योंकि ये हमारे स्टडी मटेरियल में मेंशन्ड है। 400 करोड़ तक की जो कंपनीज हैं उनका टैक्स रेट है 25%। अब बच्चा बोलेगा सर असेसमेंट ईयर 22-23 है, प्रीवियस ईयर 21-22 है, तो ये टर्नओवर तो 21-22 की होती है ना बाबा ना, ये टर्नओवर 21-22 की नहीं होती। अच्छा, तो वो डोमेस्टिक कंपनी जिनकी 400 करोड़ की टर्नओवर है वो 21-22 की नहीं होती। सर 20-21 की होती है? नहीं, 20-21 की भी नहीं होती। अच्छा, वो टर्नओवर कब की होती है? 19-20 की टर्नओवर। अच्छा, तो 19-20 की टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो मेरे प्यारे बच्चों असेसमेंट ईयर 22-23 में कंपनी पे 25% टैक्स लगेगा। लेकिन सर ऐसा क्यों करते हैं? सर असेसमेंट ईयर बोले तो प्रीवियस ईयर उससे एक साल पहले, तो ये 2 लंगड़ी टांग या 2 स्किप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे रीजन ये है 19-20 फाइनेंशियल ईयर की रिटर्न कब तक जाती होगी कंपनी की? अभी आपको रिटर्न की टाइम लिमिट्स याद है कंपनी की? बताइएगा चैट बॉक्स में। गुड इवनिंग ओम, गुड इवनिंग जी। कंपनी की टैक्स रेट्स बताइए, कंपनी की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न बताइए। ये बताइए कंपनी की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न। हाँ बताओ बताओ, कंपनी की ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग 31 अक्टूबर, लेकिन उससे 1-2 साल पहले तो इसकी लिमिट, हाँ जी, 31-30 सितंबर होती थी। तो जनरली मान लीजिए 19-20 की रिटर्न आपकी जाएगी सितंबर, अक्टूबर 20 जो भी है। अब मुद्दा यहां पर यह आता है, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात। कभी कभार क्या होता है केस गवर्नमेंट पिकअप कर लेती है स्क्रूटनी में, गवर्नमेंट पिकअप कर लेती है केस स्क्रूटनी में, स्क्रूटनी में गवर्नमेंट पिकअप कर लेती है केस। क्या कर लेती है बच्चों? स्क्रूटनी में पिकअप कर लेती है। अब स्क्रूटनी में क्या होता है टर्नओवर चेंज की जा सकती है। अच्छा, तो तुमने 300-350 करोड़ की टर्नओवर लिखी थी, लेकिन गवर्नमेंट ने उसकी टर्नओवर को 450 करोड़ कर दिया। अब मान लीजिए 19-20 की रिटर्न आपने फाइल करी, सितंबर 20 तक फाइल करी 19-20 की। अब स्क्रूटनी वूटनी आई 21-22 आने तक सब कुछ फिनिश हो चुका होगा और आपकी टर्नओवर फाइनल हो चुकी होगी। मुद्दा ये है, दोबारा रिपीट करता हूं, कंपनी अगर 115 बीए में है तो 25% का टैक्स होता है। कंपनी अगर 115 बीडबलए में है 22% का होता है। इस सेक्शन सिलेबस में नहीं है सीए इंटर के। 15% का टैक्स बीएबी में होता है। लेकिन 400 करोड़ की टर्नओवर, इसके लिए जो प्रीवियस ईयर देखा जाता है 21-22 नहीं देखा जाता, 20-21 नहीं देखा जाता, 19-20 देखा जाता है। सर 19-20 क्यों? 2 साल पहले की टर्नओवर क्यों? क्योंकि केस जब तक फाइनलाइज नहीं होगा, स्क्रूटनी में केस आ गया तो टर्नओवर बदली जा सकती है। तुमने 350 करोड़ की लिखी थी, गवर्नमेंट ने 450 करोड़ कर दी। तो अब जब तक प्रीवियस ईयर 21-22 शुरू होगा, आपकी स्क्रूटनी स्क्रूटना सब बंद हो चुकी होगी, खत्म हो चुकी, केस फाइनल हो चुका होगा और आपको अपनी टर्नओवर पता लग जाएगी। लेकिन अगर हम 21-22 की टर्नओवर ही ले लेते, बाद में क्या होता है 21-22 का केस स्क्रूटनी में आ गया और टर्नओवर बढ़ा दी गई और तुमने तो टैक्स 25% से दिया था, तो आपका टैक्स की कैलकुलेशन गलत हो जाती। तो इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट इज टू सी 2 इयर्स पहले की टर्नओवर इज, अगर आपका टर्नओवर में कोई गड़बड़ी है, गवर्नमेंट चेक कर चुकी होगी, फाइनल ऑर्डर पास कर चुकी होगी, 21-22 शुरू होने से पहले आपको टर्नओवर फाइनल हो चुकी होगी आपकी। तो हम कोई आयोटा ऑफ डाउट रखना ही नहीं चाहते, इसलिए टर्नओवर 19-20 की देखते हैं, जिसकी स्क्रूटनी, बेस्ट जजमेंट, असेसमेंट सब फाइनल हो चुकी होगी, टर्नओवर पक्की होगी। तो ये एक टेक्निकल सी अमेंडमेंट है, कोई मेजर अमेंडमेंट नहीं है कि हम दिमाग को ज्यादा स्ट्रेस लगाएं।
नेक्स्ट अमेंडमेंट है बेटा रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर। लास्ट के कुछ सालों में, 5-6 सालों में रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर पे सरकार की बहुत तगड़ी नजर है, क्योंकि रेजिडेंशियल स्टेटस से ये पता चलता है हु इज ROR, यस माय डियर फ्रेंड्स, हु इज RNOR, हु इज NR। इससे ये पता चलता है कि आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल होंगी इंडिया में या आपकी ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होंगी, इससे ये पता चलता है। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं आपकी इनकम्स बढ़ भी सकती है टैक्सेबिलिटी से अगर आप ROR हो, और अगर आप NR हो तो आपकी ज्यादा इनकम टैक्सेबल नहीं होंगी। तो मुद्दा यहां पर यह आ रहा है, बार बार गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर को देख रही है। आजकल हर साल रेजिडेंशियल स्टेटस में चेंजेस बहुत, आपको पता होगा पिछले साल ही असेसमेंट ईयर 21-22 में भी रेजिडेंशियल स्टेटस में कंडीशंस आ गई हैं, नई कंडीशंस डाल दी गई हैं पता लगाने के लिए कि आप रेजिडेंट हैं या आप RNOR हैं, तो न्यू कंडीशंस आई हैं। इस बार क्या हुआ, कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस, इसको बोलते हैं SEP, एक कॉन्सेप्ट आया। ये वैसे तो ये फाइनेंस एक्ट 21 का नहीं है, ये पहले ही आ गया था, लेकिन इसको एप्लीकेबल किया गया है असेसमेंट ईयर 22-23 से, इसको एप्लीकेबल किया गया है 22-23 असेसमेंट ईयर, इस कॉन्सेप्ट को SEP, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस। क्या हो रहा है दोस्तों, आपको पता ही है, जब से कोविड आया है और उससे पहले भी आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल हो रहा है। पहले क्या होता था, फिजिकली जाके ऑफिसेस खोलने पड़ते थे, फिजिकली जाके ब्रांचेस खोलनी पड़ती थी, और एक कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस कनेक्शन का, कॉन्सेप्ट आता है बिजनेस कनेक्शन का, और ये बिजनेस कनेक्शन का कॉन्सेप्ट सेक्शन 9 के अंदर है, जहां पर लिखा है फॉलोइंग इनकम्स शैल बी डीम्ड टू अक्रू और राइज इन इंडिया। सेक्शन 9 याद होगा आपको, इनकम फ्रॉम बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एसेट और सोर्स सिचुएटेड इन इंडिया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट इन इंडिया, इनकम फ्रॉम इंडियन कंपनी का डिविडेंड, इनकम फ्रॉम सैलरी रेंडर्ड बाय इंडियन सिटीजन आउटसाइड इंडिया, सारी इनकम्स ये सेक्शन 9 में आती है। अब हो क्या रहा है, बिजनेस कनेक्शन जब माना जाता है एज पर प्रैक्टिकल पॉलिसी, जब उस फॉरेन एंटिटी का इंडिया में क्या हो, परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट, फॉरेन एंटिटी का इंडिया में परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना पावर दे दी है, किसी नॉन रेजिडेंट को इंडिया में आके बिना ऑफिस खोले, बिना ब्रांच खोले, बाहर से टेक्नोलॉजी के थ्रू काम कर सकती है। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग कहीं चंडीगढ़ में बैठा है, कोई हरिद्वार में बैठा है, कोई तमिलनाडु में बैठा है, मुझे फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। अब तमिलनाडु में, हरिद्वार में, मैं टेक्नोलॉजी के थ्रू वर्ल्ड ओवर पढ़ा सकता हूं। तो ऐसे ही अब कंपनियां बाहर वाली अपने ऑनलाइन गेमिंग्स देखा होगा आपने, और रम्मी या आपका लूडो, ऐसे हजारों गेम्स की वेबसाइट्स आ चुकी हैं जो इंडिया में लोगों को अपने गेम्स या सॉफ्टवेयर के थ्रू गेम्स की फैसिलिटी देती, टेक्नोलॉजी देती हैं, सॉफ्टवेयर देती हैं। तो अब इंडिया में माय डियर फ्रेंड्स फिजिकली आने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर इंडिया में फिजिकली आकर अपने सामान को बेचते हैं, गुड्स और सर्विसेज देते हैं, इंडिया में तो ड्यू हो ही जाती है इनकम, इंडिया में तो इनकम ड्यू हो ही जाएगी। जब फिजिकली आके अगर आप काम करोगे तो इंडिया में तो ड्यू हो ही जाएगी। लेकिन ऑनलाइन काम करोगे, फिजिकल ऑफिस इंडिया में होगा नहीं, तो आप बोलोगे मैंने तो इंडिया में इनकम ड्यू नहीं हो रही। लेकिन अब गवर्नमेंट को भी आगे चलना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई पढ़िए जरा, इट इज डिक्लेयर्ड दैट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस ऑफ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया, अगर आप रेजिडेंट हैं तो आपकी तो ग्लोबल इनकम टैक्सेबल है, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आपकी बाहर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब, अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं और आपकी फॉरेन इनकम आ रही है, लेकिन अगर उसका बिजनेस कनेक्शन इंडिया में मान लिया जाएगा, अगर उसका सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस इंडिया में है, यानी कि बाहर से बैठे बैठे कमा रहे हो, हिंदुस्तान से कमा रहे हो, तो हम SCP मान लेंगे और उसको बिजनेस कनेक्शन में डाल देंगे। बिजनेस कनेक्शन में आते ही सेक्शन 9 लग जाएगा, और सेक्शन 9 लगते ही इंडियन इनकम बन जाएगी, इंडियन इनकम बनते ही टैक्सेबल हो जाएगी इंडिया में। चेन देखो, चेन क्या बनी, हमने SCP माना, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस नॉन रेजिडेंट का, इससे क्या हुआ,
बिजनेस कनेक्शन बन गया। बिजनेस कनेक्शन से सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो गया। सेक्शन 9 एप्लीकेबल से इंडियन इनकम बन गई। ओ माय गॉड, इंडियन इनकम बनते ही टैक्सेबल इन इंडिया हो गया। तो अगर किसी नॉन रेजिडेंट का एससीपी बन जाए, बाहर से बैठे बैठे कमा रहे हो, हाँ यूट्यूबर है। अब यूट्यूबर लोग क्या करते हैं, इंडिया के यूजर्स हैं उसके पास, बैठे बैठे गाने सुन रहे हैं, उसकी कॉमेडी सुन रहे हैं, उसकी बातचीत सुन रहे हैं। यूट्यूब चैनल यूएस का है लेकिन इंडिया के यूजर्स हैं। तो भाई जो तू कमा रहा है ना, वो तेरा सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस है इंडिया में। बोलता है यार आई एम नॉट इन इंडिया, आई हैव नो ऑफिस इन इंडिया। गवर्नमेंट का तेल लेने गया ऑफिस। भाई इंडिया से कमा रहे हो, इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा, बात खत्म। सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट अब इनकम टैक्स में आ गया है, लिख लीजिए। आइए जरा, अब सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस क्या मानी जाएगी, पढ़िए जरा। ट्रांजैक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और प्रॉपर्टी कैरीड आउट बाय अ नॉन रेजिडेंट विद एनी पर्सन इन इंडिया इंक्लूडिंग प्रोविजन ऑफ डाउनलोड ऑफ डेटा सॉफ्टवेयर इन इंडिया if aggregate of payments arising from such transaction or transactions during the previous year exceed 2 crore, 2 करोड़ से ऊपर वो इंडियन लोगों को सॉफ्टवेयर देकर बेच कर, चाहे प्ले स्टोर है या ऐप स्टोर है, सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है, उसमें हम कोई गेम्स खेल सकते हैं, उसमें कोई जूम का सॉफ्टवेयर आ सकता है, वो बाहर से डाउनलोड होता है, इंडिया में यूज होता है। तो बाहर वाली जो ऐप कंपनीज हैं, बाहर वाली सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, या वो कुछ ऐसे आइटम्स आपको देते हैं जिसका डाउनलोड इंडिया में होता है, इंडियन यूजर्स करते हैं, उनसे उनको, अच्छा मैं उनको 1000 दे रहा हूँ, कोई 5000 दे रहा है, टोटल उनका एग्रीगेट पेमेंट उनको एक फाइनेंशियल ईयर में 2 करोड़ से ऊपर मिलता है। तो गवर्नमेंट कहती है अमाउंट अच्छा मिल रहा है तुम्हें, कैसे, तुम्हारा एससीपी इंडिया में है। लेकिन अगर 2 करोड़ तक है ना, एक्सीड्स, तो अगर एग्जैक्ट 2 करोड़ है तो एससीपी माना नहीं जाएगा। इस टाइप की बातें भी एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। भाई पेमेंट जो मिल रही है उसको एग्जैक्ट 2 करोड़ नहीं, 2 करोड़ से ज्यादा, या बीच में और है, वो यूट्यूबर वाली बात हो गई। यूट्यूबर क्या है, सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इंडिया में बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए अट्रैक्ट किया जा रहा है, और इंगेजिंग इन इंटरेक्शन विद सच नंबर ऑफ यूजर्स इन इंडिया एक्सीड 3 लाख, 3 लाख से ऊपर सब्सक्राइबर्स, हाँ इंडियन सब्सक्राइबर्स हैं उस। सिस्टमैटिक एंड कंटिन्यूस सॉलिसिटिंग ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज और इंगेजिंग इन इंटरेक्शन, कोई बिजनेस नहीं कर रहा, इंटरेक्शन कर रहा है, फालतू की बातें सुना रहा है। और आजकल यही चलती है यूट्यूब पे या रील्स में या शॉर्ट्स में, कोई ढंग की बात तो है नहीं, बस यही फालतू की बात है ना। तो अगर वो यूजर्स इंडिया के 3 लाख, अब ये प्रैक्टिकली बड़ी डिफिकल्टी है पता लगाने के लिए, भाई 3 लाख यूजर्स कैसे हैं, एक्टिव यूजर्स हैं, पैसिव यूजर्स हैं, डाउनलोड्स 3 लाख इंडिया में हुए हैं, समझो मेरी बात। तो ये प्रैक्टिकली पता लगाना बड़ा मुश्किल है। थियोरेटिकली बेटा एग्जाम के लिए तो बहुत सिंपल है कि भाई एससीपी माना जाएगा किसी नॉन रेजिडेंट का अगर वो इंडिया में गुड्स और सर्विसेज देता है और उससे पेमेंट्स उसको मिनिमम 2 करोड़ से ऊपर मिलती हो, या इंडिया में वो कस्टमर्स ढूंढता है बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, मिनिमम यूजर्स 3 लाख से ऊपर है, भाई उसकी भैंस गई पानी में, उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और आगे क्या लिखा है, ट्रांजैक्शन और एक्टिविटी शैल कंटिन्यू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस वेदर और नॉट एससीपी डीम्ड है, ये डीम्ड बेसिस पे एससीपी है मेरे बच्चों, ये डीम्ड बेसिस पे एससीपी है, डीम्ड एससीपी। मान लिया गवर्नमेंट ने कह दिया तो हो गया, क्या लिखा है, एग्रीगेट एग्रीमेंट फॉर सच ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज एंटर्ड इन इंडिया में एग्रीमेंट किया हो ना किया हो। दूसरा, नॉन रेजिडेंट एज अ रेजिडेंस और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, उसका इंडिया में कोई रहने की जगह या कोई दुकान शॉप बिजनेस की एक्टिविटी या कोई प्लेस है नहीं है। और नॉन रेजिडेंट एज रेंडर्ड सर्विसेज इन इंडिया, क्या लिखा है ना, वेदर और नॉट इंडिया में सर्विस रेंडर नहीं करे फिजिकली, ऑनलाइन ही सारा काम चले। हाँ जी, प्रोवाइडेड सो मच ऑफ द इनकम एज इज एट्रीब्यूटेबल टू द ट्रांजेक्शन और एक्टिविटीज रेफर टू इन क्लॉज ए एंड बी शैल बी डीम्ड टू अक्रूराइज इन इंडिया। अब भाई उसके ना 3 लाख
तो इंडिया के हैं 3 लाख से ऊपर, लेकिन भाई उसके पास 10 लाख से ऊपर यूएसए के यूजर्स भी हैं, है ना। तो मान लीजिए उसका टोटल इनकम आई है 15 करोड़ रुपए उसने कमाए हैं। भाई पूरी की 15 करोड़ को एससीपी इंडिया नहीं मानेंगे ना, प्रोपोर्शनेटली देख लेंगे। ऐसा नहीं है कि बेचारे की वर्ल्ड ओवर की सारी इनकम को एससीपी मान लेंगे। तो जो इंडिया से रिलेटेड उसके एक्टिविटी से पैसा कमा रहा है उसको एससीपी लाकर बिजनेस कनेक्शन की डेफिनेशन में डाल देंगे। तो प्रोपोर्शनेट करेंगे, देखेंगे। आ जाइए अब रिकैप करिए। तो रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर में बस यही एक अमेंडमेंट है, क्या सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट डाला है। इससे क्या होगा सुनिए, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस से बिजनेस कनेक्शन बना दिया जाएगा, उससे सेक्शन 9 एप्लीकेबल हो जाएगा, इंडियन इनकम बन जाएगी। इंडियन इनकम बनते ही वो इनकम इंडिया में टैक्सेबल हो जाएगी। और एससीपी मानने के लिए उसकी जो कंसिडरेशन है, जो उसको पेमेंट्स मिलती है इंडिया से, कंसिडरेशन या पेमेंट्स मिलती हैं, वो ग्रेटर देन 2 करोड़ होनी चाहिए, या यूजर्स इन इंडिया के 3 लाख से ऊपर के होने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन में से अगर एक पूरी कर ली, थप्पा लगा देंगे एससीपी का। चाहे इंडिया में वो रहता हो, यूट्यूबर इंडिया में ना रहता हो, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो बाहर का है, गेमिंग कंपनी जो बाहर की है ना। चलिए तो आपका रेजिडेंशियल स्टेटस में ये बात। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे बच्चों सैलरी हेड। यस, सैलरी हेड में मैं बोलूंगा वैसे तो एक चेंज है, बट यहाँ पर 2 चेंजेस मैं आपको समझाऊंगा। 2 चेंजेस, जो आपकी प्राइमरी चेंज है वो ये वाली है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये दूसरी वाली जो चेंज है ये वैसे तो लास्ट ईयर ही आ गई थी, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूंगा जस्ट टू मेक थिंग वेरी क्लियर टू यू। तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई चेंज नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी हेड में कोई चेंज। हेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स में एक चेंज मैंने आपको क्या बताई, कंपनी का टैक्स रेट 400 करोड़ के लिए 19-20 का देखेंगे 2 साल पहले का। रेजिडेंशियल स्टेटस में एससीपी का कॉन्सेप्ट आ गया। हाउस प्रॉपर्टी में 22 से 27 सेक्शंस हैं, देयर इज नो चेंज। सैलरी सेक्शन में या सैलरी के चैप्टर में देयर आर 2 चेंजेस, वन इंपॉर्टेंट, अदर इज वाज एप्लीकेबल सिंस लास्ट ईयर। थोड़ा उसका मैं रिवाइज करवा दूं। आइए जरा दोस्तों, आपका जो इंटरेस्ट क्रेडिट होता है, अगर आपको याद हो एफ में, एसपीएफ में, आरपीएफ में, वो एग्जेम्प्ट होता है। इंटरेस्ट जो होता है एग्जेम्प्ट होता है एसपीएफ में, आरपीएफ में, पीपीएफ। हाँ, बस आरपीएफ में इंटरेस्ट 9.5% पर एनम से ऊपर टैक्सेबल होता है, और 9.5% तक का आरपीएफ का इंटरेस्ट 9.5% तक का एग्जेम्प्ट होता है। आपको सैलरी चैप्टर की बात करवाऊं, सैलरी के अंदर एसपीएफ का ब्याज तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, सरकारी मुलाजिम का प्रोविडेंट। दूसरा प्रोविडेंट फंड आरपीएफ का 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर टैक्सेबल होता है। और पीपीएफ का ब्याज तो पूरा एग्जेम्प्ट होता है। अब जो चेंज आई है, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है, भाई बहुत ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट करते हैं प्रोविडेंट कि प्रोविडेंट फंड का इंटरेस्ट टैक्स फ्री है, मोटा मोटा। इससे क्या फायदा होता है, अच्छे फंड जनरेट हो जाते हैं और इनकम टैक्स से बच जाते हो। बैंक में एफडी क्यों बनाएं, एक तो एफडी पे मिलता ही ब्याज 6-7% का है, ऊपर से टैक्स लगता है। बैंक में सेविंग अकाउंट में डालते हैं 3.5% का ब्याज है, टैक्स लगता है। तो लोग क्या करना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पैसा ऐसी स्कीम्स में डाला जाए जहां टैक्स ना लगे, है ना। और प्रोविडेंट फंड्स पे आपको पता ही है, प्रोविडेंट फंड्स पे मेजरली टैक्स लगता नहीं है। तो लोग क्या करने लग गए, अच्छा खुद का जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है, उसमें 2 बातें होती हैं प्रोविडेंट फंड में, 2 कंट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन होता है और एक कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर का। एम्प्लॉयर को तो अपनी जेब से देना है, वो तो मिनिमम ही डालेगा, उसमें जितना मिनिमम डालना है 10% 12% सैलरी का वही डालेगा, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट तो करेगा नहीं। लेकिन एज एम्प्लॉइज आप कितना भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने नोटिस किया एज एम्प्लॉइज लोग अपनी चद्दर से ज्यादा निकल के पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है इसका इंटरेस्ट एग्जेम्प्ट है। एफडीज में और सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्सेबल है। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई,
इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट मत करो। साल का एम्प्लॉय 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूट करेगा, 2.5 लाख तक का कंट्रीब्यूशन है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो एग्जाम। लेकिन साल में अगर एम्प्लॉय 2.5 लाख से ऊपर कंट्रीब्यूट करेगा, हाँ, अभी तक कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं होती, 5 लाख कंट्रीब्यूट करो, 6 लाख कंट्रीब्यूट करो एज एम्प्लॉय। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कहा एज एन एम्प्लॉय तुम कंट्रीब्यूट करोगे 2.5 लाख से ऊपर, तो एक्सेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है, एक्सेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ग्रेटर देन 2.5 lakhs पर एनम, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा ऑन सच एक्सेस बैलेंस, इंटरेस्ट ऑन सच excess balance that will be taxable। तो गवर्नमेंट ने कहा देखो भाई, अगर एज एम्प्लॉय 2.5 लाख तक कंट्रीब्यूट करोगे, उसका जो इंटरेस्ट है वो तो हम एग्जेम्प्ट कर दें, यानी कि एम्प्लॉय 2.5 लाख से ज्यादा कंट्रीब्यूट ना करे। एम्प्लॉयर तो वैसे भी मिनिमम ही कंट्रीब्यूट, लेकिन ये एम्प्लॉयर के ब्याज के लिए नहीं है सेक्शन, ये खाली एम्प्लॉय के ब्याज के लिए है। और अगर 2.5 लाख से ज्यादा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, 2.5 लाख से ऊपर का जो कंट्रीब्यूशन है उस पे जो ब्याज है वो क्वेश्चन बताएगा, 2.5 लाख से ऊपर का ब्याज इतना है, 2.5 लाख तक का ब्याज इतना है। तो 2.5 लाख से ऊपर का जो ब्याज है जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, उसका ब्याज अब टैक्सेबल होगा। तो अभी तक लास्ट के 40-50 सालों में कोई एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का ब्याज पे कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं होती थी, लेकिन अब गवर्नमेंट को वही वाली बात आ जाती है, इसके बहाने कुछ भी बना ले, पैसा चाहिए। हम बहाने ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉय ज्यादा अच्छा कंट्रीब्यूट करता, अच्छी बात है ना, देश के लिए सेविंग कर रहा है, और अल्टीमेटली पैसा तो तुम्हें ही मिलता है, सरकार को ही मिलता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का पैसा, कि गवर्नमेंट के पास स्कीम के अंदर पैसा जमा होता है। लेकिन बहाने कुछ भी कर लें, अल्टीमेटली गवर्नमेंट नीड्स मनी, सीधी सी बात है, बॉटम लाइन ये है। तो रीजनिंग में कुछ भी दे दूं, अल्टीमेटली गवर्नमेंट नीड्स मनी। तो जो स्कीम्स अभी तक टैक्स फ्री रह गई हैं, तो भी सरकार की नजर आ रही है कि टैक्स की रिकवरी, और जब भी आपने देखा हमारी टैक्स की कैलकुलेशन ऑल टाइम हाई पे पहुंच रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है भाई, अगर भाई गला दबा के पैसे निकाल लोगे तो देने ही पड़ेंगे, बात है। चलिए पढ़िए जरा। The Finance Act 21 provides that any interest to the extent it relates to amount of provident fund contribution exceeding 2.5 lakh made by the employee would be subject to tax. However, in cases where only the employee is making contribution to the provident fund, threshold limit of 2.5 lakhs would be enhanced to 5 lakhs। अब देखो क्या होता है, कुछ ऐसी स्कीम्स भी होती हैं जहां पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता, खाली एज एम्प्लॉय आप कंट्रीब्यूट, तो वहां पर गवर्नमेंट ने कहा हम 2.5 लाख की लिमिट को उस केस में 5 लाख तक कर देंगे। चलो, क्योंकि एम्प्लॉयर तो दे ही नहीं रहा आपको, तो आपको थोड़ा ज्यादा देना पड़ रहा है। जब एम्प्लॉयर भी दे रहा है और फिर तुम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ा रहे हो, तो गवर्नमेंट कहते ज्यादा ही हफ्ता है तुम्हें ब्याज कमाने की। लेकिन जब एम्प्लॉयर देता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा तो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने 2.5 लाख की लिमिट को कर दिया वहां 5 लाख। तो वेयर इन द प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉयर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एंड एम्प्लॉय इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग, देन अप टू 5 lakhs का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एज एम्प्लॉय 5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है, एज एम्प्लॉय 5 लाख से ऊपर का कंट्रीब्यूशन है, उसका ब्याज टैक्सेबल होगा। दिस अमेंडमेंट इज फॉर एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन का इंटरेस्ट इफ बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय आर कंट्रीब्यूटिंग, तो बाबा 2.5 लाख तक के कंट्रीब्यूशन का ब्याज एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से ऊपर का ब्याज टैक्सेबल। इफ ओनली एम्प्लॉय इज कंट्रीब्यूटिंग, मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख की लिमिट। और अच्छी बात यह है, इंटरेस्ट अक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन ऑन सच फंड्स अप टू 31 March 21 वुड बी एग्जेम्प्ट। तो ये फाइनेंशियल ईयर विद इफेक्ट फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 से प्रोविजन आया है। तो अगर 20-21 का ब्याज था और मैंने 10 लाख कंट्रीब्यूट किया, 5 लाख कंट्रीब्यूट किया, वहां पर ये 2.5 लाख का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 21-22। एक जरा इसका कॉन्सेप्ट देख लें। हाँ जी, एम्प्लॉय है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं टू एसपीएफ 5 लाख, एम्प्लॉयर ऑल्सो कंट्रीब्यूट द सेम अमाउंट।
इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन to SPF during the year, and interest on employer contribution SPF during the year is 50. देखिएगा, employees contributing to SPS 5 lakh rupees, employer also contribute the same amount, employer भी contribute कर रहा है. तो as per the amendment, अगर ये financial year 21-22 है, उसका ट्रीटमेंट बना है ना. अगर ये 20-21 होता तो हम तो एग्जेम्प्ट ही करते. तो इसका सॉल्यूशन ये होगा, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, यस. तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, interest on employee contribution excess of 0.5 lakhs per annum would be, तो अगर हम 50,000 रुपए को माने, आपको मिला है 5 लाख पे एवरेज बेसिस पर, तो 2.5 लाख पे होगा 25,000 रुपए का. 25,000 रुपए वुड बी टैक्सेबल. कि अगर हम ये माने कि 50,000 आपको 2.5 लाख पे मिला है, अप्रोक्सीमेटली 20%, तो 2.5 लाख तक तो एग्जेम्प्ट, 2.5 लाख से ऊपर का ब्याज 25,000 वुड बी टैक्सेबल. गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अब रेवेन्यू एक्सरसाइज में है. गवर्नमेंट नीड्स मनी. कि लास्ट के 2 साल जब कोविड आया, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हुआ, लोग इनकम टैक्स नहीं दिया, GST नहीं, ऑब्वियसली खर्चे तो गवर्नमेंट के रहते ही हैं. गवर्नमेंट नीड्स मनी, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अब स्कीम्स की तरफ भी नज़र डाल रही है. तो अभी तक टैक्स फ्री रहते थे, स्टैचुरी फंड, RPF, PF, अब ब्याज 2.5 लाख तक. अच्छा, इसमें एज्यूम करिए एम्प्लॉयर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट, एज्यूम करिए नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर ऑफ, इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन नहीं है. अब नो कंट्रीब्यूशन ऑफ द एम्प्लॉयर, तो 5 लाख की लिमिट है, तो आपने 5 लाख की कंट्रीब्यूट किए. सो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटली टैक्स फ्री. और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर वो तो वैसे एग्जेम्प्ट होता है ना, एम्प्लॉयर का तो वैसे एग्जेम्प्ट होता है. SPF में हमने पढ़ा हुआ ये बात, SPF है ना, ये स्टैच्यूटरी प्रोविजन. हम खाली एम्प्लॉई का इंटरेस्ट देख रहे हैं, एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है. तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टोटली टैक्स फ्री, क्योंकि यहाँ पर लिमिट है 5 लाख की और 5 ही दिए आप. ठीक है, यहाँ पर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा. चलिए आइए जरा, चलिए ठीक है. चलिए, और मैंने कहा ये प्रीवियस ईयर अगर 20-21 का भी आ जाए कोई. ये दूसरी जो अमेंडमेंट है, ये शायद एग्जाम में पूछी जा सकती है. एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, ये आपकी लास्ट ईयर की अमेंडमेंट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की. तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन का ब्याज अब टैक्स कर दिया, और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन का ब्याज पिछले साल, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन पिछले साल से टैक्सेबल था. इसको थोड़ा समझा देता हूँ. आइए जरा, ये लास्ट ईयर की अमेंडमेंट है, मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको फॉर योर एग्जामिनेशन पर्पस, क्योंकि आ सकती है. पिछली बार नहीं आई थी, कभी ना कभी तो आएगी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर बता रहा हूँ मैं आपको. दोस्तों परक्विजिट्स याद होंगे आपको, तो 17(2) में डिफाइंड, परक्विजिट 17(2) में डिफाइंड. उसमें रेंट फ्री अकोमोडेशन, कंसेशनल अकोमोडेशन, याद आ रहा है, ऑब्लिगेशन ऑफ द एम्प्लॉय, फिर आपका LIC एन्युटी पॉलिसी, फ्रिंज बेनिफिट्स, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का परक्विजिट, याद आ गया. उसमें ये संशोधन लास्ट ईयर आया था कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है टू अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड प्लस
प्रोविडेंट फंड प्लस, यस, प्लस नेशनल पेंशन स्कीम, प्लस नेशनल पेंशन स्कीम greater than 7.5 lakhs per annum, greater than 7.5 lakhs per annum. So excess over 7.5 lakhs per annum would be taxable as per Gazette under section 17(2)(7. कुछ याद आया आपको कि अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, माय डियर फ्रेंड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव्ड सुपरएनुएशन फंड में, आरपीएफ में, नेशनल पेंशन स्कीम, शॉर्ट में लिख देते हैं एएसएफ प्लस आरपीएफ प्लस एनपीएस, तीन में अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 7.5 लाख से ऊपर तो एक्सेस को टैक्सेबल करता है। और एक तो 17(2)(7 ये पर गेजेट है, और दूसरी बात जो अमेंडमेंट में आया था, इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस बैलेंस। यस मेरे प्यारे बच्चों, ये 7.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट बनता है, माय गॉड, इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस बैलेंस ओवर 7.5 lakhs per annum would also be taxable as per Gazette. ये था 17(2)(7A। अच्छा, तो गवर्नमेंट कहती है अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है एएसएफ में, आरपीएफ में, एनपीएस में 7.5 लाख रुपए से ऊपर, तो उसका एक्सेस अमाउंट डीम्ड एज पर गेजेट, और उस 7.5 लाख के ऊपर वाले अमाउंट पे तो ब्याज आएगा, दैट विल ऑल्सो बी टैक्सेबल। ठीक है, यहां तक क्लियर करो एक बार, यहां तक प्लीज एक बात बताओ, बात समझ आई नहीं आई? ये अमेंडमेंट नहीं है, इट वाज ऑलरेडी वी हैड कवर्ड, तो फिर भी मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। ठीक है, चलिए अब इसमें एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये निकालना ना 17(2)(7 वाला तो बहुत इजी है, ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी, लेकिन ये कैलकुलेशन थोड़ी ट्रिकी है, ये कैलकुलेशन बड़ी ट्रिकी। देखो जी, क्वेश्चन कहता है एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया एएसएफ सर 4 लाख, आरपीएफ में कंट्रीब्यूट किया सर 3, और सर एएसएफ और एनपीएस में कंट्रीब्यूट किया सर 2 लाख। टोटल कितना एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया? 4 और 3 7 और 2 9 लाख। इसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्ट कितना, 7.5 लाख, और टैक्सेबल कितना हो गया? टैक्सेबल हो गया 1.5। तो 1.5 लाख का एम्प्लॉयर का योगदान विल बी टैक्सेबल एज पर के। ये तो इजी है, इसके तो मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन ये है अब पूरे साल एएसएफ के बैलेंस में ब्याज आया होगा, पूरे साल आरपीएफ के बैलेंस में ब्याज आया होगा, पूरे साल एनपीएस के बैलेंस में ब्याज आया होगा। अब प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इसके ऊपर का ब्याज को कैसे 1.5 लाख का ब्याज निकालें, अब क्योंकि 1.5 लाख के ऊपर जो इंटरेस्ट आएगा वो टैक्सेबल होगा। पूरे साल ओपनिंग बैलेंस होगा एएसएफ का, आरपीएफ का, एनपीएस का, पूरे साल इसमें कॉन्ट्रीब्यूशंस ऐड करे गए होंगे, फिर आपका इस पे इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ होगा, फिर आपका क्लोजिंग बैलेंस होगा। तो आप कैसे पता लगाओगे इस 1.5 लाख के ऊपर कितना इंटरेस्ट बनता है? प्रोपोर्शनेट करना मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, इसलिए रूल्स निकाले थे कि 17(2)(7 7.5 से ऊपर निकालना तो मुश्किल नहीं है, लेकिन उस 7.5 के ऊपर जो एक्सेस अमाउंट आया 1.5 लाख, उसका ब्याज कितना है, उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया था। ये ट्रिकी पार्ट जो है ना, ये समझा। ये क्लियर हो गया? तो दोबारा रिपीट कर देता हूं, 17(2) में एएसएफ, आरपीएफ और एनपीएस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 7.5 से ऊपर,
तो एक्सेस को परक्विजिट माना जाता है अंडर 17.7। और उसके ऊपर एक्सेस बैलेंस के ऊपर ब्याज जो आता है वो भी डीम टू बी परक्विजिट होता है। लेकिन वो 7.5 के ऊपर जो 1.5 लाख रुपए अमाउंट आए हैं, इस पे ब्याज निकालने का एक प्रोसेस है। इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस बैलेंस of 1.5 lakhs, yes, has to be computed specified manner। गवर्नमेंट ने इस 1.5 लाख के ऊपर ब्याज निकालने के लिए एक प्रोसेस, एक फॉर्मूला दिया है। आइए जरा मैं उसी को बता देता हूँ, ठीक है। तो पहली वाली बात को करने में तो कोई आपको मुझे लगता नहीं आपत्ति होगी, लेकिन ये जो दूसरा वाला काम है, 1.5 लाख के ऊपर ब्याज कैसे निकाला जाए, आइए जरा इसके लिए ये देखो जी, मैनर ऑफ, आ जाओ बच्चों, मैनर ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल परक्विजिट अंडर 17.7 है। इस पे नोटिफिकेशन 11/2021 है। द अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन पेड इन आरपीएफ, इन एनपीएस एंड इन एएसएफ by the employer to the account of the assessee to the extent exceeds 7,50,000 would be perquisited by virtue of 17.7। ये तो बताया 17.7 में 7.5 लाख से ऊपर अमाउंट टैक्सेबल होता है। कॉन्सिक्वेंटली अंडर 17.7A तो ब्याज की बात करता है एक्सेस अमाउंट पर, प्रोवाइड्स दैट एनी एनुअल एक्रीशन by way of interest, dividend or any other amount of similar nature during the previous year to the balance of the credit of the recognized provident fund NPS or approved superannuation fund to the extent it relates to the employer's contribution which is included in the total income। यही तो कह रहे हैं, 7.5 लाख से ऊपर वाला जो अमाउंट आया एक्सेस बैलेंस उसका इंटरेस्ट ऑन सच एक्सेस बैलेंस उसकी कंप्यूटेशन, मेरे बच्चों उसकी कंप्यूटेशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगी, उसकी कंप्यूटेशन प्रिस्क्राइब्ड मैनर में होगी। ये जो 17.7 वाली बात है, ये तो मैं कहा पहले बहुत इजी है, लेकिन ये 17.7A वाली जो बात है इसकी कैलकुलेशन गवर्नमेंट ने रट्टा वाला फॉर्मूला, आपको रट्टा मारना पड़ेगा। अच्छा, रट्टाफिकेशन ऊपर वाला पर 7.5 वाला काम था वो सिंपल था। चलिए जरा देख लें। अकॉर्डिंगली सीबीडीटी हैज बाय नोटिफिकेशन प्रिस्क्राइब द फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला जो है ये आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। देखिए जी, टीपी मतलब टैक्सेबल परक्विजिट 17.7A और करंट प्रीवियस ईयर, इसको प्रीवियस ईयर 2021 की जगह 21-22 कर दे, हमारा प्रीवियस ईयर अब 21-22 हो गया, 122 तो लाजमी है। 17.7 है तो ये जो इंटरेस्ट ऑन एक्सेस बैलेंस है, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस बैलेंस है, ये लेके आ रहे हैं टीपी। आइए जरा को समझाने के लिए आप खाली सेकंड पार्ट के फॉर्मूले को भूल जाओ, अभी आप खाली पहला पार्ट फॉर्मूला याद रखिए, PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। बोलो भैया, तो 17.7A का जो ब्याज है तो नाम दिया गया TP इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। बोलो भैया रटो, 17.7A का ब्याज 7.5 से ऊपर, उसकी कैलकुलेशन है TP कहेंगे उसको, इज इक्वल टू PC डिवाइडेड बाय 2 इंटू R। चलिए समझा देते हैं। आइए, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बिल्कुल सरल है। एक सेकेंड तो आइए जरा, यहाँ तक तो क्वेश्चन आपने किया ही है मेरे साथ, ये वाला क्वेश्चन तो इसी क्वेश्चन को मैं आप समझा रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात। आइए सर दोस्तों, ये वाला क्लियर होगी बात। अब इंटरेस्ट के लिए 7.5 के ऊपर जो 1.5 लाख रुपए अमाउंट आया है, इसका आपको इंटरेस्ट कैसे निकालना, इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन ढूंढना। क्वेश्चन में है मुश्किल, थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन चाहिए हो। आप सबसे पहले ढूंढेंगे ओपनिंग बैलेंस,
as on first day of previous year, that is 1/4/21, 21/22 है ना प्रीवियस। और ओपनिंग बैलेंस किस किस का, एनपीएफ का, एनपीएस का, सॉरी एनपीएस का, आरपीएफ का, और तीसरा एएसएफ का। क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 50 लैक्स, 50 लैक्स दिया हुआ। तो ये क्वेश्चन में ढूंढना रट्टाफिकेशन है, प्योर रट्टाफिकेशन है, मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें बेटा। आरपीएफ, एनपीएस, एएसएफ का टोटल ओपनिंग बैलेंस, इसमें साल में कंट्रीब्यूट किया होगा आपने, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर, वो तो अभी निकाला ही है ऊपर, कितना कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय ने बेटा, 9 लाख रुपए कंट्रीब्यूट किया एम्प्लॉय ने। अच्छा, वो 9 लाख रुपए यहाँ ऐड किए। इसमें एम्प्लॉयर ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा, अच्छा एम्प्लॉयर का ही तो है ये, सॉरी ये एम्प्लॉयर का ही है। अब एम्प्लॉय ने भी कंट्रीब्यूट किया होगा तो वो भी ऐड कर दो, वो भी मान लो 9 लाख है, क्योंकि एम्प्लॉयर का तो ले ही लिया ना। यस सर, कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय ड्यूरिंग द ईयर, सर उसका भी 9 लाख रुपए ही है। यहां तक क्लियर है। टोटल ओपनिंग बैलेंस है 50 लाख का, एम्प्लॉयर ने टोटल 9 लाख दिया था, जिसमें से 7.5 एग्जेम्प्ट मारे थे ना, और 1.5 लाख टैक्सेबल मारे थे उसी साल 21-22 में। साथ में पूरे साल का जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, पूरे साल का इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है तीनों बैलेंसेस में, वो लगभग मान लो 4 लाख रुपए है। अब आपका ना क्लोजिंग बैलेंस आ गया, इजी लग रहा है। क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन लास्ट डे ऑफ प्रीवियस ईयर 31 मार्च 22, टोटल कर लो भैया, तो 9 और 9 18, 18 और 4 22, 72 लाख, 72 लाख। देखो तो क्वेश्चन में क्या करना है, जिस साल एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 7.5 से ऊपर है, अच्छा सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन तीनों में 6 लाख है, फिर क्या टेंशन है, 1727 लगा ही नहीं, 1727 लगेगा तो 1727 ए भी निकालना पड़ेगा। 1727 1.5 लाख निकला ना, तो 1727 ए के लिए 1.5 लाख के ऊपर ब्याज निकालने के लिए ओपनिंग बैलेंस प्लस कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय प्लस इंटरेस्ट क्लोजिंग बैलेंस। अब गवर्नमेंट कहती है एवरेज ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस निकालिए, एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस निकालिए। ये गवर्नमेंट का बताया हुआ रास्ता है, दिमाग नहीं लगाने का, जैसा कहा जाए वैसा करने का। ओपनिंग बैलेंस है 50 पेटी 50 लैक्स, क्लोजिंग बैलेंस है 72 लाख और डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया बच्चों, ये एवरेज ये आ गया आपका प्यारे बच्चों T प्लस 72 डिवाइडेड बाय 2, 86 लैक्स आ गया, 86 लैक्स आ गया। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है आपको एनुअल इंटरेस्ट कितना क्रेडिट हुआ है पूरे साल का, उसका रेशो निकालो एवरेज बैलेंस पे। एनुअल इंटरेस्ट सर बताया आपने 9 लाख है, नहीं सर 4 लाख है एनुअल इंटरेस्ट 4 लाख है। अब गवर्नमेंट कहती है एनुअल इंटरेस्ट बाय एवरेज ले लो, एनुअल इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज। तो एनुअल इंटरेस्ट कितना था बेटा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 86 लाख। एवरेज सही है ना मेरी, एक बार हाँ ना का जवाब तो दे दो जो बच्चे जुड़े हुए हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 86, 4 लाख डिवाइडेड बाय 86 है ना बेटा, 4 लाख डिवाइडेड बाय 86। इसमें हम कह रहे हैं 5 जीरो ये कट गए, 5 जीरो ये कट गए, तो 4 डिवाइडेड बाय 860, 4 डिवाइडेड बाय 860, 4 डिवाइड बाई 86 ही तो हो गया, 4 लाख 86, तो 4 डिवाइडेड बाई 86 बेटा 0.0465, तो 0.0465 क्या आ गया ना
0.0465। ठीक है, अब गवर्नमेंट कहती है आपका एक्सेस बैलेंस कितना है सर? एक्सेस बैलेंस तो परकिजिट बना है ऑफ परकिजिट, एक्सेस बैलेंस ओवर 7.5 लैक्स, तो परकिजिट बना है। हाँ जी मेरे बच्चों, तो परकिजिट बना है, बताइए सेक्शन 1727 सर 1.5 लाख रुपए। अब गवर्नमेंट कहती है 1.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.0465 और इस 1.5 लाख के बैलेंस को डिवाइड बाय 2 कर दो। हम इसको डिवाइड बाय 2 कर, चाहे 2 कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट है, आधा कर देंगे। ये 1.5 लाख एवरेज निकाल रहे हैं ना, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 2.0465 बेटा ये ब्याज बन गया 3488 अमाउंट जोड़ा जाएगा एज पर के से। बार रिपीट कर दूंगा मैं, चिंता ना करें, मैं हूं तो क्या गम है। परकेजिट अंडर 1727A 3488। मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, एक बार लिख लो, इसमें थोड़ा सा आपको रेक्टिफिकेशन का कॉन्सेप्ट करना है, एक बार कॉपी कर लो, डोंट वरी, आराम आराम से करेंगे। एक क्लास एक्स्ट्रा भी लग जाए तो आप चिंता ना करिए, आपके साथ हूँ और इकट्ठे करेंगे। कॉपी कर लीजिए, आइए सर, कॉपी हो गया ना। चलिए अब जरा देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये फॉर्मूला जो करवाया है ना प्रैक्टिकली करवा दिया, क्योंकि मैं एम ये रखता हूँ। देखो टीपी का मतलब जो परकेजेस 1727A का बनेगा वो टीपी है, 2122 का बनेगा। अब ये वाला PC1 और TP1 छोड़ दीजिए, सेकेंड वाला पार्ट को भी भूल जाइए, पहले वाले पार्ट को देखते हैं। PC डिवाइडेड बाय 2, PC क्या है आ गया, अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेस ऑफ 7.5 लैक्स टू द स्पेसिफाइड फंड, वो तीनों फंड्स ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 21-20, तो वो अमाउंट कितना बना था 1.5 लाख, और डिवाइडेड बाय 2, PC डिवाइडेड बाय 2, तो हमने यही तो किया मेरे प्यारे बच्चों, देखो ना मेरे नोनू, देखो यही किया आपके सामने, यही किया, बिल्कुल मैंने कोई चीटिंग नहीं करी आपके लिए। हमने PC डिवाइडेड बाय 2, तो हमारा जो PC था ना, ये PC था, ये PC था, हमारा एक्सेस बैलेंस था 1.5 लाख रुपए, ये PC था ना, तो PC डिवाइडेड बाय 2, 1.5 लाख रुपए डिवाइडेड बाय, देख लो हमने वही किया बिल्कुल एज इट इज, PC डिवाइडेड बाय, दिस इज PC, है ना। और उसको क्या किया फिर, PC डिवाइडेड बाय 2 को, PC डिवाइडेड बाय 2 को क्या किया जरा देखिए, और PC डिवाइडेड बाय 2 को हमने R से मल्टीप्लाई कर दिया। R क्या है, एक फैक्टर है, R क्या है, एक फैक्टर, ये तो R क्या है, एक फैक्टर है, तो हमारा 0.0 कुछ निकला था ना अभी, ये फैक्टर है I डिवाइडेड बाय F एवरेज। I सर ये तो स्टैटिस्टिकल I डिवाइडेड बाय F एवरेज। I क्या है मैंने बताया ना, एग्रीगेट। I क्या है, इनकम अक्रूड तीनों अकाउंट्स में प्रीवियस ईयर में, I वो है, तो हमने I निकाला था, शायद 4 लाख रुपए था मेरा I, देखते हैं बेटा एक सेकेंड, I था हमारा 4 लाख रुपए, हाँ जी बेटा मेरे प्यारे बच्चों, I था हमारा ये 4 लाख रुपए, दिस वाज I। अच्छा, और F एवरेज क्या था सर, F एवरेज है बेटा वही एग्रीगेट बैलेंस इन द फंड्स फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, 1 अप्रैल 2021 हो जाएगा ना हमारा, प्लस क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 22 डिवाइडेड बाय 2, ये था आई एवरेज। यानी कि हमें क्या करना है, PC लेना है, PC क्या, जो हमारा एक्सेस बैलेंस है 7.5 से ऊपर, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। पहले चीज को समझ रटना है फिर समझना है, इनटू R, R क्या फैक्टर, आई एवरेज, तो हमने ये काम कर प्यारे बच्चों, हमने क्या किया, पूरे साल का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना था, आ जाओ बेटा, पूरे साल का एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन था 9 लाख रुपए, उसमें से 7.5 एग्जेम्प्ट किए, तो ये 1.5 लाख तो टैक्सेबल हो गया 1727। फिर गवर्नमेंट ने कहा 1.5 लाख ऊपर ब्याज निकालने के लिए प्रक्रिया बनाई, प्रक्रिया क्या बनाई जी जी, तो 1-1.5 घंटा लगेगा, हाँ जी। तो उसके बाद
आपको क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर ये निकालना है, बैलेंसेस का क्लोजिंग बैलेंस निकालना है, फिर इनका एवरेज लेना है ओपनिंग और क्लोजिंग का, और फिर ये आपका 86 लाख रुपीस आ गया। ठीक है, अब 50 और 70 टू 86 लाख, ये सही है ना? ऐसा तो ना गलत हो जाए फिर आप बोलो सचिन सर ने गलत कर दिया। ये भी सामने तो मेरे साथ बच्चे बैठे नहीं, ऑनलाइन ही है। हाँ, चेक कर लूँ, डबली 50 प्लस 72 122 डिवाइडेड बाई 2, गलती हो गई ना, 86 नहीं था, 50 प्लस 72 122 डिवाइडेड बाई 2, 61 लाख था ये। अच्छा, वह बात पकड़ी गई। वही मुझे लगा भी जब ऐड किया ना कैलकुलेटर भी 61 लाख हुआ, इसका जो फैक्टर भी आएगा वो भी चेंज हो जाएगा बेटा, फैक्टर चेंज हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 61 लाख, ये फैक्टर आ गया प्यारे बच्चों, 5 कट गए, 4/61 461, फैक्टर आ गया 0.06557, और ये हमें फैक्टर को इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या टेंशन है इसमें, टेक्निकल बात नहीं। चलो हो गया काम खत्म। तो 0.06557, तो 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, 75,000 इंटू, निकालने में भैया 1.5 लाख डिवाइडेड बाई 2, 75,000 इन 0.06557, बेटा 4918, प्यारे बच्चों 4918 491। हाँ जी, तो परकेसेट जो बनेगा 17 to 7A में वो बनेगा 4918 49। तो टोटल परकेसेट कितना बना इस साल? टोटल परकेसेट बना 17 to 7 का, 17 to 7 का मेरे प्यारे बच्चे 1.5 लाख रुपए, और 17 to 7A का बना 4918। टोटल ये हो गया 1,50,000 प्लस 4918, 1,54,991 टोटल परकेसेट ऑफ प्रीवियस ईयर। हाँ जी 21-20। अब मान लीजिए क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिए क्वेश्चन कहता है प्रीवियस ईयर, सुनो मेरी बात, 22-23 का डेटा भी दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर के लिए। अब ये ना फॉर्मूला 2 हिस्सों में है, अभी मैंने फॉर्मूले का एक हिस्सा बताया है, आपके एक हिस्सा, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, इसमें तो मुझे लगता नहीं कोई डाउट होगा। अब जरा देखिएगा एक बार, अब जरा देखिएगा, देखिए फॉर्मूले का एक हिस्सा मैंने बताया है, दूसरा हिस्सा जो फॉर्मूले का है ना वो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। PC1 TP1 इंटू आर, ये क्या है PC1 TP1 इंटू आर? अब सुनिए, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा जो मैंने अभी बताया आपको पहला हिस्सा। यस सर, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर हो गया, शीशे की तरह आपने साफ कर दिया, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज थी। लेकिन साथ में प्लस करना है PC1 TP1 इंटू आर, ये लास्ट ईयर के डेटा है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का डेटा है। तो हमारा प्रीवियस ईयर कौन सा है? 21-22, ये तो 21-22 का है, क्योंकि हम आधा आधा करते हैं ना, तो आधा डेटा लास्ट ईयर से उठाते हैं। अच्छा, तो ये PC1 क्या है सर? ये PC1 है लास्ट ईयर का 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट, लास्ट ईयर का 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट। और सर ये TP1 क्या है बेटा? ये TP1 जो है ना, हाँ TP1 जो है ना, ये लास्ट ईयर का इंटरेस्ट है ऑन 7.5 लाख से ऊपर, इंटरेस्ट ऑन 7.5 लाख। अच्छा, लास्ट ईयर का 17 to 7 और लास्ट ईयर का 17 to 7A। अच्छा, जैसे इस साल का हमने निकाला 1.5 लाख, समझो मेरी बात, इस साल हमने निकाला 1.5 लाख प्लस ब्याज, ऐसे लास्ट ईयर का 7.5 लाख से ऊपर का अमाउंट, और लास्ट ईयर का जो ब्याज है 17 to 7 है, उसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दोनों को ज्वाइन कर दे। अच्छा सर, एक बात और समझा दो जल्दी से ये क्लैरिटी के लिए, सो दैट सर कॉन्सेप्ट जिंदगी भर हम भूले ना।
ये लो, मैं आपको अब इजी काम करता हूँ। नेक्स्ट ईयर का डेटा दे रहा हूँ मैं आपको 22-23 का। अब मैं आपको मुश्किल काम नहीं करवाऊंगा, बिल्कुल सरल काम कर, टेंशन ना लो। नेक्स्ट ईयर 17 to 7 का अमाउंट दे रखा है, मान लो 2 लाख नेक्स्ट ईयर, और 17 to 7A का अमाउंट आ रहा है 4000। तो नेक्स्ट और ये F डिवाइडेड बाय आई एवरेज, क्या आर दिया हुआ निकाल के, अगले साल का आर फैक्टर दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ, अगले साल का आर दिया हुआ है 2.045। तो अब 22-23 में टैक्सेबल परक्विजिट कितना आएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, इंटरेस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर 22-23। पहले तो ताजा साल का सर हमने क्या करना है, 4000 रुपये तो आना ही आना है, ये तो निकाल ही लिया आपने। लास्ट ईयर का जो अमाउंट निकला था ना, अच्छा 1.5 लाख रुपए वो, और ब्याज और निकाला था आपने, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना है। आइए जरा, तो 1.5 लाख रुपए तो लास्ट ईयर का ने निकाला है बेटा, बिल्कुल निकाला है, देखो लास्ट ईयर 1.5 लाख का, और 4918 इसको जोड़ना है, और इसको भी मल्टीप्लाई करना है 0.04। अच्छा, तो अब क्लैरिटी के लिए क्या करना है, इस साल का इंटरेस्ट, इस साल का आपका 7.5 से ऊपर, लास्ट ईयर का भी वो लेना है अमाउंट, उसको 8 से मल्टीप्लाई करना है, और प्रीवियस ईयर 22-23 का भी आपका अमाउंट आ जाएगा। यही बात समझ आई, आ गई नहीं आ गई। पहले करंट ईयर का निकालो, 17 to 7 निकालो, वो इजी काम है लो, और 17 to 7A करो, ये ट्रिकी है, क्या आपको समझ आ गया होगा। अब क्या करना है, नेक्स्ट ईयर का, सुनो मेरी बात, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। नेक्स्ट ईयर का 17 to 7 निकाल के दे रखा है 2 lakhs, नेक्स्ट ईयर का 17 to 7 निकाल के 4000 दे रखा है। तो नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, 4000 जो भी निकाला, प्लस लास्ट ईयर का एक्सेस बैलेंस 1.5 लाख प्लस 4918 इंटू आर, ये अमाउंट आ जाएगा नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा 17 to 7A के अंतर्गत, मैं कैलकुलेशन भी करके दिखा दूं, कैलकुलेशन भी करके दिखा दूं। कॉम्प्लिकेटेड चीजें डाल रही है गवर्नमेंट, लेकिन क्या करें, बच नहीं सकते ना, हमें सब चीजें करनी पड़ेंगी, चॉइस ही नहीं है हमारे पास। 0.0456971 प्लस 4000, नेक्स्ट ईयर आपका जो अमाउंट बनेगा 17 to 7A का 10971 बनेगा। फिर आपका 17 to 7A वाला अमाउंट तो यहाँ डाला हमने, और ये टोटल ये बनेगा टोटल इंटरेस्ट। चलो नेक्स्ट आता है आपका अब बिजनेस प्रोफेशन की चेंज। गाइस नेक्स्ट आती हैं आपकी बिजनेस प्रोफेशन की चेंजेस। बिजनेस प्रोफेशन में जो चेंजेस आई हैं इस प्रकार से हैं, डेप्रिसिएशन का प्रोविजन सेक्शन 32 में आपको याद है, हाँ सर, जहाँ पर टेंजिबल एसेट्स इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है। एक ऐसी टेंजिबल एसेट थी जिसपे डेप्रिसिएशन नहीं था, आओ एक ऐसी टेंजिबल एसेट थी जिसपे डेप्रिसिएशन, सर लैंड, यस लैंड नहीं। और सर इंटेंजिबल एसेट्स पे मैं क्लास में पढ़ाता भी था, आप लोगों को बताता भी था, गुडविल डिबेटेबल टॉपिक है, गुडविल एक सब्जेक्टिव चीज है, और इंटेंजिबल एसेट में लिखा था नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी और सिमिलर राइट्स। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई भी थी कि गुडविल भी डाली जाए, लेकिन गवर्नमेंट को जब बात पसंद नहीं आती है, गवर्नमेंट कहती है भाई हम तो अलाउ नहीं करेंगे। स्पष्ट तरीके से अब लिख दिया, फाइनेंस एक्ट 21 में लिख दिया कि भाई टेंजिबल में तो लैंड था ही नहीं, उस पर कोई चेंज नहीं है, वो तो हमें पहले ही पता है। चेंज क्या है कि नो हाउ, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, लाइसेंसेस, फ्रेंचाइजीज, अदर राइट्स नॉट बीइंग गुडविल ऑफ अ बिजनेस और प्रोफेशन। गुडविल ऑफ अ बिजनेस प्रोफेशन पे यस आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी, चाहे वो बिजनेस की गुडविल हो या प्रोफेशन की गुडविल हो, यू विल नॉट गेट डेप्रिसिएशन। स्पष्ट करके क्लैरिटी से लिख दिया, दिस इज टू ओवरकम, ओवर रूल Supreme Court judgments. This is to overcome Supreme Court judgments which had allowed claiming depreciation on goods. Allowed depreciation on goods. गवर्नमेंट ने कहा हम आपको अलाउ नहीं करें, और इस चेंज को गवर्नमेंट ने 21-22 से नहीं लागू किया, ये चेंज गवर्नमेंट ने लागू करा है प्रीवियस ईयर 2021 से, नॉट फ्रॉम 21-22,
कि फाइनेंस एक्ट की जो भी चेंजेस हैं वो 21-22 से लगती हैं। गवर्नमेंट ने कहा ना 20-21 से ही डेप्रिसिएशन बंद, पहले जो लिया वो लिया, अब नहीं मिलने वाला। ये जो चेंज फाइनेंस एक्ट 21 में आई है मेरे प्यारे बच्चों, ये रेट्रोस्पेक्टिवली प्रीवियस ईयर 2021 से आई है, नॉट फ्रॉम 21-22। इस बात को याद रखिए, दोबारा रिपीट करते हैं। हाँ जी, अभी तक हम एक ही ऐसी एसेट थी जिसपे डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे, एक ही ऐसी एसेट थी जिसपे हम एक ही ऐसी एसेट थी मेरे प्यारे बच्चों जिसपे हम डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे। एक ही ऐसी एसेट थी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं करते थे, लैंड, टेंजिबल में। और इनटेंजिबल में गुडविल पे हम डेप्रिसिएशन ले लेते थे, चाहे बिजनेस की हो या प्रोफेशन की हो, बिकॉज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जिसमें अलाउ किया जाता था। गवर्नमेंट ने कहा हमारी इंटेंशन नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। सुप्रीम कोर्ट क्यों कहता है? क्योंकि मना नहीं किया। अब कोई चीज आपको मना नहीं की गई है तो हम क्या कर लेंगे, बाय डिफॉल्ट उसको हाँ मान लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा ना ना ना, ये हमारी इंटेंशन नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने गलत डिसीजन दे दिया, सुप्रीम कोर्ट की बात तो रखनी पड़ेगी। लेकिन फिर रोक उस बात को ओवर रूल करने क्या क्या स्पष्ट करके लिख दो। अभी पेरेंट्स ने रूल नहीं बनाया था कि आप रात को कितने बजे आओगे जाओगे, अब एक दिन देखा आप रात के 12 बजे हो ही नहीं घर में, तो बना दिया। क्या आप इसलिए नहीं थे कि पेरेंट्स ने को मना नहीं किया हुआ था? तो यही सुप्रीम कोर्ट करती है कि बस जो लॉ में अनक्लियर एरियाज हैं उसको इंटरप्रेट करके दे देती है। लेकिन गवर्नमेंट को लगता है अरे यार ये तो इंटरप्रिटेशन के अलग चली गई, गवर्नमेंट क्या करती है, एक लाइन डाल देती है, अलाउड ही नहीं है, खत्म हुई। अब प्रॉब्लम ये आ रही है जिसने कभी गुडविल पे डेप्रिसिएशन लिया नहीं उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन बेटा जो 19-20 तक डेप्रिसिएशन ले रहे थे, 19-20 तक ले रहे थे, 20-21 से तो मना कर दिया। क्योंकि अच्छा सर 20-21 से कैसे मना कर दिया? अरे भाई फाइनेंस बजट 2021 कब आया? फरवरी 2021 में, अभी 20-21 तो चल ही रहा है, ना कर दिया। अच्छा मतलब जनरली फाइनेंस एक्ट आगे आने वाले प्रीवियस ईयर के लिए होता है 21-22, ताजे से ही लगा दिया जो अभी चल रहा है गुडविल मतलब, क्योंकि एंड ऑफ द ईयर बैलेंस पे तो डेप्रिसिएशन लगाते हैं, 31 मार्च 21 पे तो डेप्रिसिएशन लगाओगे, हमने मना कर दिया, मत लेना, ना कर रहे हैं, क्या कर सकते। पढ़िए जरा, अब प्रॉब्लम ये आएगी जो लोग डेप्रिसिएशन 19-20 तक ले रहे थे, हाँ तो वो 1/4/20 को अपनी ओपनिंग WDV क्या मानेंगे? हाँ समझो ना, देखो जो लोग डेप्रिसिएशन नहीं ले रहे थे, नॉट क्लेमिंग डेप्रिसिएशन टिल 1920 तक ले ही नहीं रहे थे, 20-21 तो वैसे अलाउड नहीं है, तो उनको तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, नो प्रॉब्लम। समझो जो लोग 19-20 तक नहीं, क्योंकि 20-21 से मना किया ना, 21-22 से तो ऑब्वियसली मना होना ही है, लेकिन हमने एक साल पहले से कर दिया। लेकिन कोई डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहा था टिल 1920, उसको एकदम जोर का झटका जैसे लगा, क्या भाई तेरा 20-21 में डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, गाना गाएगा दिल के अरमा आंसुओं में बह, तो गवर्नमेंट का तेरी ओपनिंग WDV तो तू निकालेगा, ओपनिंग WDV निकालेगा 1/4/20 को, वो क्या निकालेगा, उसमें तो गुडविल का भी ब्लॉक बनता आ रहा होगा। गवर्नमेंट कहती है उस ब्लॉक में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, गुडविल की जो कॉस्ट तेरी ब्लॉक में घुसी हुई होगी वो निकालो। लेकिन सर गुडविल की कॉस्ट कैसे निकालें, क्योंकि जो ब्लॉक का कॉन्सेप्ट है उसमें सारी एसेट्स तो जिस एक जान हो जाती हैं, तो हमें गुडविल की कॉस्ट कैसे पता? अच्छा पूरी कॉस्ट क्यों माइनस करेंगे, कि वो तो डेप्रिसिएट होते आई है। तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, समझ आ रही है मेरी बात, दोबारा रिपीट करूं? हाँ सर लो बच्चों, अभी तक तो टेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं होता था, लैंड पे, लैंड को छोड़ के बाकी सब टेंजिबल पे था, टेंजिबल में लैंड को छोड़ के नहीं था, और इनटेंजिबल पे कोई ऐसा पेच फंसा हुआ नहीं था, और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने भी मोहर लगा रखी थी, ले लो डेप्रिसिएशन ले लो। अब प्रॉब्लम ये आने लग गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा भाई नहीं, ये जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की गलत आ गई, अलाउड नहीं है, गुडविल हमने लिखा होता तो हम लिख ही नहीं देते, लेकिन मना भी तो नहीं किया था, ये तो प्रॉब्लम है। पेरेंट्स ने कहा बेटा रात के 12 बजे क्यों निकल रहे हो, पापा मैंने मना भी तो नहीं किया। बेटा ये मना करने वाली बात क्या, तो सोचने वाली बात होती है, जब लिखा नहीं, जब कहा नहीं, भाई नहीं कहा तो इसका मतलब क्या चले जाओ। और सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी तो सेंट्रल गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया, तो गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करो, ऐसा करते हैं हम 20-21 से ही मना कर रहे हैं, तो दूर की बात है। अब जो लोग नहीं ले रहे थे 19-20 तक, उनको तो कोई मिर्ची लगी नहीं, मिर्ची किसकी लगी, जो 19-20 तक ले रहा था। अब उसको अपना अब 20-21 से तो अलाउ किया नहीं,
तो उसको अपना इंटेंजिबल एसेट का ब्लॉक ठीक करना पड़ेगा। हाँ, ये जो उसका 1/4/20 को इंटेंजिबल एसेट का ब्लॉक होगा, इंटेंजिबल एसेट का जो ब्लॉक होगा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। और इसको करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा ऐसा करते हैं, तुम गुडविल की कॉस्ट को अलग कर लो, जब से खरीदी थी ओरिजिनल कॉस्ट। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट ले लो, जब भी खरीदी थी आपने। कब खरीदी गुडविल? सर मैंने गुडविल खरीदी थी 17-18। उसका एक सेपरेट ब्लॉक बना लो। आज तक डेप्रिसिएशन ले लो, डेप्रिसिएशन 17-18 का अलग ब्लॉक बना के, फिर डेप्रिसिएशन 18-19 का अलग ब्लॉक बना के, और फिर डेप्रिसिएशन 19-20 का, 19-20 में आ गए ना, हाँ, अलग ब्लॉक बना के ले लो। 3 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, सेपरेट ब्लॉक बना के। सर कैसे? एग्जांपल दे दो। भाई तुम्हारा टोटल इंटेंजिबल एसेट का ब्लॉक 1/4/20 को कितने का आ रहा है? सर 10 लाख का आ रहा है। और अच्छा, गुडविल कितने की खरीदी थी? सर मैंने गुडविल ना 17-18 में 2 लाख की खरीदी थी। और 25% डेप्रिसिएशन लिया होगा आपने 17-18 में 50,000। फिर 1.5 लाख का 25% 37,500। सिंपल है, अलग से ब्लॉक बना लो ना। तो 2 लाख का, मेरे प्यारे लड्डू गोपाल, कैलकुलेशन बहुत करवाते हो यार तुम टीचर से, सामने बैठे होते ना तुम्हें बोलता करके दो। तो 2 लाख, ऑनलाइन में ये नुकसान हो गया, टीचरों के काम बढ़ गए इसमें। 1.5 लाख, 1.5 लाख पे 25% 37,500। अब 1,12,500 डिवाइडेड बाय 4, 28,2। हाँ जी, तो मैं आधी बार कैलकुलेट करता नहीं, जब भी गलती हो जाती कैलकुलेशन की। फेस टू फेस में तो ये होता है ना, बच्चा सामने बैठा, सर क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये 2 लाख रुपए माइनस 50,000 माइनस 37,500 माइनस 28,12 84,375 वैल्यू आ रही है। अब इसको यहां से घटा दो, तो 10 लाख के ब्लॉक से 84,375 हटा दो, और आपकी ओपनिंग WDV मानी जाएगी कलन अर्जुन तक माइनस 84,375, 9,91,000। कैलकुलेशन का काम ना, बस यही मुझे ना कैलकुलेटर रखा नहीं पर अपने पास, मेरी गलती। मेरा मोबाइल वाला कैलकुलेटर ये इंशाल्लाह ये करिए अलग दे रहा है बार बार। अरे भाई ये देना, माइनस 84,7, 9 लाख, हाँ जी 9,17,625 ये ब्लॉक माना जाएगा, काम खत्म। अच्छा, तो हमने क्या किया, आप अपने इंटेंजिबल एसेट्स का ब्लॉक ले लो, उसमें से गुडविल का एक सेपरेट ब्लॉक बनाओ, स्टार्टिंग से जब से खरीदा नोशनल अमाउंट होगा ना उसकी वैल्यू माइनस कर दो, तो आपका ब्लॉक ही होगा। अब गुडविल पे हम मिलना नहीं, गुडविल की हमने नामो निशान मिटा दिया। चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा, अगर मान लीजिए सर ये माइनस करने के बाद अमाउंट, सुनो सर, ये माइनस करने के बाद अमाउंट, ये वाला अमाउंट अगर एज्यूम करो गुडविल थी 50 लाख की, और से कट 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 के ज्यादा अमाउंट 10 लाख से ज्यादा है, तो जीरो, मैक्सिमम जीरो करेंगे ब्लॉक को, नेगेटिव नहीं करेंगे ब्लॉक। अच्छा, तो अगर गुडविल की कॉस्ट मान लो, सुन लो 20 लाख थी, और घटा घटा के वो अब माइनस करके एक्स, 1 साल का डेप्रिसिएशन, 2 साल का डेप्रिसिएशन, जेड डेप्रिसिएशन, ये करके आ रहा है मान लीजिए 11 लाख रुपए। अब 11 लाख कैसे माइनस करोगे 10 में से? तो नील कर देंगे मैक्सिमम इस केस में। फिर 10 लाख में से हम 10 लाख घटाएंगे, नील कर देंगे। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट है। सर ऐसे कैसे हो गया? ओपनिंग WD 10 है, अरे भाई सेल वेल करी होगी लास्ट ईयर, ठीक है। तो दोबारा रिपीट करते हैं बेटा, गुडविल पे कॉन्सेप्ट क्या आया है, डेप्रिसिएशन गुडविल पे खल्लास 20-21 से। जिसने 19-20 तक नहीं लिया टेंशन ही नहीं, तुझे तो लेना नहीं इस साल, 20-21 में ब्लॉक में डालना नहीं। और जिन्हें ब्लॉक में डाल रखा है एक एक से बदला लेगी गवर्नमेंट, निकलवाएगी, नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करे कॉस्ट में से, और वो अमाउंट 10 लाख से घटा दो, और वो अमाउंट अगर 10 लाख से ज्यादा आ रहा है तो नील, और बाकी जो अमाउंट है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे। फिर यही बात यहां पर लिख दी है।
अच्छा, तो बाकी जो एक्सेस अमाउंट आएगा ना तो हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मान लेंगे, क्योंकि 1 लाख एक्सेस आ गया यहाँ। ठीक है, इतना ही कर, बस ज्यादा नहीं, टेंशन हो जाएगी नहीं तो तुम्हें, छोटे बच्चे हो ना मेरे। चलो 36(1) क्या है बेटा? 36(1) में अगर आपको याद हो ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, एक सेकेंड, हाँ दोबारा बोलता हूँ, 36(1) का सेक्शन में अगर आपको याद हो, दो टाइप की डिडक्शंस हैं 36(1) में। एक तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स बेटा, यस। जैसे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आरपीएफ, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है अप्रूव ग्रेचुटी में, मेरे बच्चों एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है आपका अप्रूव्ड सुपर एनुएशन फंड में, उसको डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉयर को, यस, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती, एम्प्लॉयर को डिडक्शन मिलती सेक्शन में 36(1) में। हाँ, क्या कह रहे हो? प्रोवाइडेड डिपॉजिटेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन, एज पर सेक्शन 43B। याद आया? अरे सर हम तो पढ़ते ही, याद क्या है, से पूछो जो पढ़ते हैं। पीजीबीपी वैसे ही सर हमारे दिमाग में बवाल है? का सबसे बड़ा चैप्टर हमें लगता है पेज है, बे नाम भी ऐसा है भारी भरकम, ये तो पता होगा तुम्हें। अब तुम्हें यही नहीं पता मैं कैसे अमेंडमेंट बताऊंगा। अब दूसरा होता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स। तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, सर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है उसको तो 80C मिल जाएगा, तो इसकी डिडक्शन एम्प्लॉयर को क्यों देते हैं? अरे बेटा भूल गए, जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना वो डीम्ड एज इनकम ऑफ द एम्प्लॉयर होता है, एज इनकम ऑफ एम्प्लॉयर, दैट सेक्शन 2 क्लॉज 24 सब क्लॉज 10। जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है ना, जो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है, जो डिडक्ट कौन करता है? बाय द एम्प्लॉयर, डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। और रिपीट कर दूं, लो, अगर सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, उसको उस खर्चों की डिडक्शन मिल जाती है 36(1), लेकिन ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक जमा करवाना होता है एज पर 40 डेट ऑफ रिटर्न, बात समझो। लेकिन अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है वेलफेयर फंड्स में, एम्प्लॉय कौन होता है सर? तुम ये पूछोगे यार, 2 घंटे हो गए तो तुम्हारा बत्ती गुल हो गई। एम्प्लॉय कौन होता है सर? अरे भाई एम्प्लॉय मैं, तू एम्प्लॉय कोई भी होता है। तो एम्प्लॉय को तो मिलती है 80C। तो सर एम्प्लॉयर का क्या मतलब है सर? अरे भाई जो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर डिडक्ट कर लेता है उसको इनकम मान लेते हैं एम्प्लॉयर की डीम्ड, और फिर एम्प्लॉयर को डिडक्शन दे देते हैं। अच्छा, डिडक्शन टू एम्प्लॉयर अंडर सेक्शन 36(1), इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, पुराना ही सेक्शन है भाई, मैं तो खाली परते हटा रहा हूँ तुम्हारी मिट्टी की। हाँ, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये परते हटा रहा हूँ मैं, तो छिल रहा हूँ बस वो छिलकों को, और तुम्हारे छिलके ही तुम्हारे इतने मोटे हैं तो समझ ही नहीं आ रहा। डिडक्शन टू एम्प्लॉयर एंड 36(1) प्रोवाइडेड डिपॉजिटेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट फंड, अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवाना होता है। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया 1 लाख का कंट्रीब्यूशन सैलरी से, आउट ऑफ सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, तो बेटा पराया धन है ना, नजर नहीं डालनी इस पे, पराया धन पराया स्त्री पे नजर नहीं डालते है ना। यहाँ पर 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे एम्प्लॉयर की इनकम में, 1 लाख रुपए ऐड कर देंगे, और फिर कहते हैं भैया ड्यू डेट ऑफ द रेलेवेंट फंड 15th ऑफ नेक्स्ट मंथ, 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जमा करवा दे। मान लीजिए अप्रैल का कंट्रीब्यूशन था, अप्रैल 21 का, ये 15 मई 2021 तक डिपॉजिट करवा दिया, तो 36(1) में डिडक्शन दे देंगे, तो नलीफाई हो जाएगा एम्प्लॉयर के हाथ में। एक चेक और बैलेंस है, सो दैट एम्प्लॉयर डजंट डू हेरा फेरी। कई एम्प्लॉयर क्या करते हैं, पैसा काट लेते हैं, जमा नहीं करवाते। गवर्नमेंट का तेरे बाप का माल है क्या? है, गवर्नमेंट कह रही है तुम्हारे पापा जी का माल है, तुम पैसा, तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा हम आपके हाथ में पहले इसको इनकम बना देंगे, हम पहले इसको क्या बना देंगे, इनकम, और तुमने अगर हेरा फेरी करी तो तुम्हें डिडक्शन नहीं देंगे।
और तुमने अगर अगले महीने की 15 तारीख तक जमा करवा दिया तो डिडक्शन दे देंगे, तो नलीफाई हो जाएगा। तो ये खर्चा ना मेरा है ना इनकम, जबरदस्ती जबरदस्ती किसी को धक्का दे दिया तो जबरदस्ती सॉरी भी बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने गलती करी है तो आपको सॉरी बोलना नहीं जाएगा, पनिश किया जाएगा। समझ गए बात? तो इसमें अमेंडमेंट क्या, अमेंडमेंट कुछ है ही नहीं। अमेंडमेंट अमेंडमेंट ये है कि भाई डाउट्स लोगों को आने लग गए कि भाई जो ये डिडक्शन 36(1) में मिलती है एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय के योगदान की, ड्यू डेट ऑफ द रेलेवेंट फंड है, ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न नहीं है। हाँ, ये ड्यू डेट ऑफ रिटर्न नहीं है भाई, ये पराया धन है। इसके लिए अगले साल की रिटर्न की डेट तक जमा करवाने की टाइम, तुम्हें अपना धन अपना पैसा जमा करवाने के लिए टाइम लिमिट दे रहे हैं, अगले साल की ड्यू डेट, इस साल की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न जो अगले साल पड़ेगी। लेकिन दूसरे का पैसा है साले, इसको 15 तारीख तक जमा करवा। तो फिर इसमें टेंशन ये, कई लोगों ने इसको समझ लिया ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न लेना है, जैसे 36(1) में होता है ना, एम्प्लॉयर के योगदान की डेट ऑफ रिटर्न होती है। मेरा पैसा है, देर हो जाए तो अकाउंट के रिटर्न तक जमा करवा, लेकिन दूसरे का पैसा तो काट ही लिया ना, इसमें देरी किस बात की। तो इसलिए ये क्लैरिटी लिख दी है, ये एक्सप्लेनेशन डाल दी है क्या, इट इज क्लैरिफाइड द प्रोविजन ऑफ 43B शैल नॉट अप्लाई एंड डीम टू नेवर हैव बीन अप्लाइड फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमिनिंग द ड्यू डेट अंडर दिस क्लॉज। जब हम एम्प्लॉय का योगदान काटते हैं उसको जमा करवाने के लिए ड्यू डेट रिटर्न क्यों, उसमें डिले किस बात का, जब मैंने तुम्हें पैसा दे दिया उसमें डिले किस बात का। तो ये गवर्नमेंट की इंटेंशन शुरू से थी, इसमें कंफ्यूजन नहीं थी, लेकिन बीच में होता ही है ना, इंडिया इतना बड़ा देश है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोचते हैं। कोई कहता है ना ये ड्यू डेट का मतलब ही ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न, ना ना ना, ये ड्यू डेट ऑफ रेलेवेंट फंड। और ये 43B में भी लिख दिया भाई, 224 जहां लगता है ना वहां पर ये सेक्शन लागू नहीं होता। अब आते हैं जी कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स 44AB। याद करो कंपल्सरी ऑडिट ऑफ अकाउंट्स में कि प्रोफेशन की जो ऑडिट की लिमिट है तो 50 लाख की टर्नओवर है, और बिजनेस की जो ऑडिट की लिमिट थी बेटा 1 करोड़ से ऊपर या 5 करोड़ से ऊपर। प्रोफेशन की तो 50 लाख से ऊपर थी, पढ़ना जरा, कंपल्सरी ऑडिट बिजनेस प्रोफेशन की तो ये रही, प्रोफेशन की तो जब आपकी ग्रॉस 50 लाख से, इसमें नो चेंज। प्रोफेशन में तो शॉर्ट टर्म कैपिटल वाला एक बार दोबारा बताना अंजलि, बताता हूं बेटा, नो चेंज, बताता हूं। तो प्रोफेशन की ऑडिट में तो कोई टाइम लिमिट नहीं है, जो आपने किताबों में पढ़ा है वही अभी है 50 लाख की, कोई बदलाव नहीं, कोई बदलाव 50 के 50 लाख। बिजनेस की जो लिमिट थी वो 1 करोड़ 5 करोड़ वाली क्या थी, अगर आपकी कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ टोटल पेमेंट, 5% ऑफ टोटल पेमेंट्स होता है, राहुल तुम नहीं जानते, प्लस कैश रिसिप्ट्स, मेरे प्यारे बच्चों कैश रिसिप्ट्स अप टू 5% ऑफ टोटल रिसिप्ट्स, यानी कि आपकी कैश का काम 5% तक है टोटल पेमेंट्स का। तो यहां पर हम टर्नओवर की लिमिट बिजनेस में कितनी देते हैं, 5 करोड़। इंसेंटिव देते हैं ना कि आप कैश की हैंडलिंग कम करो, 5 करोड़ से ऊपर ऑडिट थी, आया ना, अब वो लिमिट 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर दी। बस जो जहां जहां मेरे प्यारे बच्चे 5 करोड़ था बिजनेस में वो 10 कर दो ना, कॉन्सेप्ट नहीं सिखा रहा, वो प्रॉपर क्लास में आना फिर सिखाऊंगा। ये वो है शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, वो 5 करोड़ की जगह लिमिट हो गई मेरे बेटा 10 करोड़, ठीक है। और एक और बदलाव आया है, कैश पेमेंट को एक लाइन लिखते हैं, अगर आप पेमेंट चेक से करते हैं तो बैंक ड्राफ्ट से करते हैं तो नॉन कैश हुआ ना सर, चेक और बैंक ड्राफ्ट, लेकिन अगर ये अकाउंट पे ही नहीं है ना तो उसको कैश ही माना जाएगा। अच्छा, तो बियरर चेक और बियरर पे ऑर्डर ये कैश ही माना जाएगा। अच्छा, ओए सर सरकार के पास भेजा बहुत है सर, भेजा ही तो है सरकार के पास, और है क्या, बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं उनके पास, प्रैक्टिकल वो काम ज्यादा उनको आता नहीं, बस लिखते रहो, लॉ बनाते रहो, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट सिर पे प्रेशर डालते रहो, और तुम बच्चे तो वैसे ही टेंशन में रहते 24 घंटे।
है? चलो चलो एक बार आओ दोबारा से। तो एक तो ऑडिट की लिमिट जो बिजनेस वाले हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने कितनी कर दी है मेरे प्यारे बच्चों? वो 5 करोड़ की 10 करोड़ कर दी। और अभी तक कैश का मतलब क्या था? चेक। चेक इज नॉट कैश, चाहे बियरर हो चाहे अकाउंट पे हो, चेक तो चेक है। लेकिन अब क्या कह दिया, बियरर चेक से अगर आप रिसीव करते हैं पेमेंट या पे करते हैं तो भी कैश माना जाएगा। हो गई यार, ये तो बढ़ाए जा रहे हैं, कैश बियरर चेक भी कैश हो गया, कह दिया गवर्नमेंट ने, मैं क्या करूं? मुझे क्यों देख रहे हो भाई? ऐसा चलती नहीं है, कौन ने लिखा है? तो अभी तक तो ऑडिट के लिए कैश मतलब रोकड़ रोकड़, लेकिन अब बियरर चेक और बियरर पे ऑर्डर भी कैश माना जाए। अच्छा, तो आपकी क्वेरी आई अंजलि की। अंजलि तुम मुझे भूल जाओ ये नहीं हो सकता, और मैं तुम्हें भूल जाऊं, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं होने नहीं दूंगा। इसमें क्या है देखो भैया, हमने क्या किया, जो लोग डेप्रिसिएशन 19-20 तक नहीं ले रहे थे, टाइम 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 उनके तो ब्लॉक में था ही नहीं, तो वो 20-21 में ऐड नहीं करेंगे ब्लॉक में कुछ, क्योंकि 20-21 से मना कर दिया। जो लोग डेप्रिसिएशन 19-20 तक ले रहे थे उनके इंटेंजिबल एसेट के ब्लॉक में गुडविल की मीठी खुशबू भी होगी, क्योंकि ब्लॉक का कुछ वैल्यू तो होगी। ओपनिंग ब्लॉक उनका इंटेंजिबल एसेट्स का कितना था सर जी? 10 लाख था। तो गवर्नमेंट कहती है इसमें गुडविल की रिटर्न डाउन वैल्यू माइनस कर दो। लेकिन बेटा सारी एसेट्स तो मिक्स होती है ना। अब हमें क्या था गुडविल के डब्ल्यू, गवर्नमेंट का ऐसा करो गुडविल जिस दिन खरीदी थी उसका सेपरेट ब्लॉक बना लो, अलग से अलग से अलग से। आज उसकी वैल्यू 1/4 को कितनी होती? 84,375, तो वो माइनस कर दो, हमारा ये ब्लॉक इंटेंजिबल एसेट का, इस पे साल 25% डेप्रिसिएशन ले लेना क्लोजिंग बैलेंस पर। लेकिन अगर तुम्हारी गुडविल 3 साल पहले जो तुमने ली थी मान लो वो 20 लाख की थी, और 3 साल का नोशनल डेप्रिसिएशन, 3 साल का नोशनल डेप्रिसिएशन माइनस करें तो 11 लाख बनता है, मान लो, ये तो एज्यूम है, तो 11 लाख बनता है, तो बस 10 में से 10 ही तो माइनस करोगे ना, ब्लॉक की वैल्यू हो जाएगी नील। और जो 1 लाख एक्स्ट्रा आएगा ना, 1 लाख एक्स्ट्रा, उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा देना। ये कह रहे हैं 1 लाख जो एक्स्ट्रा आएगा उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दिखा देना कि ब्लॉक से तो 10 लाख माइनस हुआ है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा पीजीबीपी में, फिर मैं समराइज करता हूँ पीजीबीपी के अमेंडमेंट्स। एक तो ये हो गई, ये हो गई, टैक्स ऑडिट में 2 बातें हो गई। 44 ADA ये प्रोफेशनल्स के लिए, याद करो, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लॉयर्स, एडवोकेट्स, सब है ना, इंजीनियर्स। इसमें स्पेसिफाइड प्रोफेशन आता है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन आता है, अगर आपको याद हो तो स्पेसिफाइड प्रोफेशन में टाइप ऑफ पर्सन नहीं लिखा था, टाइप ऑफ पर्सन नहीं लिखा था, प्रोफेशन था, स्पेसिफाइड प्रोफेशन था, लेकिन टाइप ऑफ पर्सन नहीं लिखा था। अब टाइप ऑफ पर्सन डाल दिया और कह दिया कि भाई वो टाइप ऑफ पर्सन प्रोफेशनल या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा, या तो होगा रेजिडेंट इंडिविजुअल या रेजिडेंट पार्टनरशिप, ये रेजिडेंट तीनों के लिए। अच्छा, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप, अच्छा, एंड अदर देन एलएलपी, या तो रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी। अच्छा, एचयूएफ नहीं हो सकता, एचयूएफ नहीं होता फर्म प्रोफेशन के, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप। उसी तरह क्या कर दिया जैसे 44 AD नहीं है, अरे बंटी 44 AD वाला बंटी, 44 AD में रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट फर्म अदर देन एलएलपी ढूंढो ना। 44 AD देख के आ रहे हो तो 3 बंदे थे, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, तो यहाँ पर ये क्या आ गया है, रेजिडेंट इंडिविजुअल हो या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म हो अदर देन एलएलपी, उन्हीं के लिए है। अच्छा, यानी कि अब एलएलपी वाले 44 ADA का बेनिफिट नहीं ले। एक सीए की फर्म है, सीए की फर्म है, स्पेसिफाइड प्रोफेशन में सीए आता है, और एलएलपी बना रखी है, इंस्टीट्यूट अलाउ करता है, इंस्टीट्यूट कहता है गुप्ता जी या तो आप प्रोप्राइटरशिप काम कर लो, वो तो इंडिविजुअल हो गया सीए का काम, या आप पार्टनरशिप फर्म बना लो। अगर मैं एलएलपी बना के काम करता हूँ, एलएलपी, तो मुझे बेनिफिट 44 ADA का 50% करते ना डीम्ड इनकम, 50% ऑफ टर्नओवर
मैक्सिमम टर्नओवर 50 लाख। तो यहाँ पर टाइप ऑफ पर्सन नहीं लिखा था, अब गवर्नमेंट ने टाइप ऑफ पर्सन भी डाल दी, रेजिडेंट इंडिविजुअल और रेजिडेंट पार्टनरशिप। अब आया बेटा 43 सीए और पीजीबीपी की टेंशन खल्लास। 43 सीए, 43 सीए क्या है? 43 सीए जो है, याद तो होगा नहीं तुम्हें पहले तो भूमिका बनानी पड़ेगी, मुझे पता है। बिल्कुल ही ना छोले बेच के बैठे हो, ऐसा लग रहा है कि छोले बेच आए हो, घोड़े घोड़े बेच के बैठे हो बिल्कुल। 43 सीए क्या है? अरे बेटा अगर तुम्हारा पर लैंड और बिल्डिंग है ना, पहले तो पूरी भूमिका बनाओ तुम लोगों के लिए, फिर अमेंडमेंट पढ़ाओ। टीचर का ही जॉब मुश्किल होता जा रहा है बस जिंदगी में, मुझे लग रहा है। तो लैंड और बिल्डिंग है, और वो क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। लैंड और बिल्डिंग क्या है? स्टॉक इन ट्रेड। और याद करो, अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड्स 110% ऑफ द कंसिडरेशन, मैं पूरा प्रोविजन समझाऊंगा नहीं, ये पॉइंट था। देन एसडीवी डीम्ड एज कंसिडरेशन, बात थी, एसडीवी डीम्ड एज कंसिडरेशन। अब क्या हो गया? गवर्नमेंट ने 120% कर दिया सम केसेस में। अच्छा, सम केसेस में गवर्नमेंट ने कहा अगर एसडीवी 120% कंसिडरेशन से और मार्जिन दे दिया, क्योंकि एसडीवी क्या? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। मार्केट में गवर्नमेंट रियलिटी से तो जुड़ी हुई होती नहीं है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू इतनी हाई रख देते हैं और डिफरेंस टैक्सेबल हो जाता। तो 120% कर दिया ऑफ द कंसिडरेशन। देन SDV deemed as consideration। क्या मतलब? अरे बेटा जैसे ना तुम रियल एस्टेट डीलर हो, जब भी तो यहाँ पर उसके लिए लगेगा ये सेक्शन। 43 ये लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड होता है ना रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए। तो SDV कितनी है? SDV है 10 लाख, 10 लाख, और कंसिडरेशन है 40x। अच्छा, यहाँ पर अगर मान लो ये वाला केस होता, सम केसेस अभी बताऊंगा कौन सा केस में किया, सम एवरी केस में नहीं 20, अच्छा 90% अदर स्पेशल केस में है ना, जनरल केस के लिए रह गया बस। अब अगर यहाँ पर एग्जांपल लें, SDV 50 लाख, कंसिडरेशन 40 लाख, यहाँ पर आपका क्या लिया जाएगा? कंसिडरेशन या सेलिंग प्राइस क्या लिया जाएगा? सर सेलिंग प्राइस तो SDV लिया जाएगा, इसी बात है, 10% से ऊपर है ना। SDV ग्रेटर देन 44 लाख, 10% का मार्जिन है। इधर अगर केस होगा ना, सेलिंग प्राइस 40 लाख ही लिया, बेनिफिट मिल गया ना आपका। सामने देखो अपनी वो कौन सा केस है वो बता दूंगा, लेकिन आप ये देखो कि अगर लैंड बिल्डिंग स्टॉक इन ट्रेड है, SDV 110% से ऊपर है, और देखो SDV 110% से ऊपर था, SDV 50 लाख था, कंसिडरेशन 40 लाख है, 10% से ऊपर। यहाँ पर 20% की लिमिट दे दी हमने, कितनी लिमिट दे दी? 20% की। तो 20% के अंदर ही आ रहा है, देखो। अरे नहीं सर 40 है ना, 48 कर दो इसको, रुको सर, इसको 48 लैक्स कर दो, हमें 20% दिखाना है ना, इसको ही 48 लैक्स कर दो, 48। यहाँ पर क्या सेलिंग प्राइस क्या मानी जाएगी? 48 लैक्स। अब सही हो गया। देखो सर, खुद देखो उसको खुद समझो कि कंसिडरेशन 40 लाख, 10% की लिमिट 44 से ऊपर अगर SDV निकली तो SDV ले लेंगे, निकली SDV 44 से ऊपर तो ले लिए, आपकी SDV ही सेलिंग प्राइस मानी। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि 20% की लिमिट, तो आखिर आपकी कंसिडरेशन 40 लाख है, 20% होता है 8 लाख, 48 लाख से ऊपर है ही नहीं SDV, 40 तो बेनिफिट मिल गया, 8 लाख रुपए सेलिंग प्राइस कम मानी गई बिल्डर के लिए। अरे वो फ्लैट्स बेच रहे हैं ना बिल्डर आजकल, बिके नहीं लास्ट के 2-3 साल कोरोना के चक्कर में, तो कहीं ना कहीं SDV तो ऊपर है, परचेज प्राइस कम होता जा रहा है। आइए जरा क्या लिखा है पढ़िए। Where value adopted or assessed by the authority for the purpose of payment of stamp duty does not exceed 110% of the consideration is occurring as a result of transfer, the consideration so received occurring as a result of transfer shall for the purpose of computing
profit and gains of transfer asset shall deemed to be FVC, the normal provision. In case of transfer of an asset being a residential unit, the provision of this proviso shall have an effect as if word 110% the word 120% have been substituted if the following condition are satisfied. Special case है, इसमें ही 120% लेंगे. Transfer of the residential unit takes place during the period beginning from 12 नवंबर 20. ट्रांसफर हुआ है 12 नवंबर, नवंबर मतलब 11, 12 11 12 11 से 30 इसके बीच में बिल्डर ने ट्रांसफर किया रेजिडेंशियल फ्लैट. फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुई है 20%, सेकेंड टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट सेल हुई है. कंसिडरेशन रिसीव डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ तक का वो फ्लैट है. अच्छा, फॉर द पर्पस रेजिडेंशियल यूनिट मींस एन इंडिपेंडेंट हाउसिंग यूनिट विथ सेपरेट फैसिलिटी फॉर लिविंग, अपना वॉशरूम, अपना लिविंग रूम, अपना ड्राइंग रूम, किचन, कुकिंग, सैनिटरी रिक्वायरमेंट, डिस्टिंक्टली सेपरेटेड फ्रॉम अदर रेजिडेंशियल यूनिट विद इन द बिल्डिंग. ऐसा नहीं कॉमन टॉयलेट है, कॉमन किचन है, वो वाली बात नहीं कर रहे. फ्लैट्स बनाए गए हैं, जैसे एक फ्लैट ये बनाया गया है, एक फ्लैट ये बनाया गया है, एक फ्लैट ये बनाया गया है, एक फ्लैट ये बनाया गया है ना. तो अपने अपने सबके रूम्स अलग अलग हैं, यहाँ पर इनका वॉशरूम, लिविंग रूम सबके अलग अलग हैं. आगे क्या लिखा है, विच इज डायरेक्टली एसेसिबल फ्रॉम अ आउटर डोर और थ्रू अ इंटीरियर डोर इन अ शेयर्ड हॉलवे. एक एक पूरा हॉल बनाया एक पूरा, और ये एंट्रेंस है, यहाँ से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से ये कॉमन पैसेज है इनका, ऐसे करके बनाया कॉमन पैसेज. और वेयर एक दूसरे की बिल्डिंग से घुस नहीं सकते, ऐसा नहीं कि मेरे कमरे से ये घुस जाए, कमरे के अंदर कमरे नहीं खुलते. तो ये इंडिपेंडेंट यूनिट्स हो गए ना एक तरीके से. अगर मान लीजिए कोई ऐसा फैसिलिटी बनाई गई जहाँ कॉमन टॉयलेट्स हैं और आप रहते हैं दूसरे रूम में, दूसरा रहता है, फिर उस केस में 110% ही रहेगा. इस टाइप के फ्लैट्स बनाए गए. तो इंडिपेंडेंट फ्लैट्स बनाए गए. नॉर्मल फ्लैट्स जैसे इंडिपेंडेंट फ्लैट्स होते हैं जहाँ पर भैया मेरा टॉयलेट अलग है, दूसरा आके मेरे टॉयलेट में बैठ जाएगा, ये क्या तरीका हुआ भाई. तो उस केस में तो 110 ही रहेगा. चलिए, तो बिजनेस प्रोफेशन की जरा से अब मुझे बताइएगा अमेंडमेंट कौन कौन सी प्रोफेशन की अमेंडमेंट्स को हम समराइज करें. तो एक तो क्या, दिल के अरमा आंसू में बह गए, गुडविल वालों टेंशन ना लो, तुम्हारा डेप्रिसिएशन खत्म 2021 से. फिर तो एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको ब्लॉक के अंदर भी. अच्छा, 36(1) में एम्प्लॉयर अगर डिडक्ट करता है एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, उसकी इनकम में है, उसको 15 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक जमा करवाना है. उसके लिए ड्यू डेट ऑफ रिटर्न नहीं है, अपने कॉन्ट्रीब्यूशन के ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है. उसके बाद टैक्स ऑडिट 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ कर दी गई है. हाँ जी बच्चों. और कैश के अंदर अब बियरर चेक, बियरर पे ऑर्डर भी आ गया है. 44 ADA में रेजिडेंट फर्म पार्टनरशिप वाले रेजिडेंट इंडिविजुअलों के लिए, LLP के लिए नहीं है. जब तुम LLP बना सकते हो, तुम स्कीम में आना चाहते हो, शर्म करो. और 110 का 120 कर दिया गया रेजिडेंशियल फ्लैट्स के लिए. आइए दोस्तों, अब आते हैं